तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था जाओ कैप्टन हॉन्ग से पूछ रहा होता है कि तुम्हें यहाँ पर किसने भेजा है, हमें मारने की सुपारी किसने दी थी। तो कैप्टन हॉन्ग वहीं पर अपनी जुबान के ऊपर बाइट करता है और वहीं पर अपना ब्लड बहाकर वो मर जाता है, यानी कि वो सुसाइड कर लेता है और इनको कुछ भी नहीं बताता। तो हमारा जाओ सोच रहा होता है मुझे लगता है मुझे टाइगर टूथ हंटिंग वॉरियर्स के बारे में वापस जाने के बाद कमांडर से पूछना होगा, मुझे कमांडर जाओ से पूछना होगा कि इनकी बैकग्राउंड क्या है और ये सभी लोग मेरे पीछे क्यों पड़े हुए हैं। क्लाउड भी उठकर उनके पास जाता है और कहता है जरा इस बंदे की तरफ देखो तो सही, इस बंदे ने यहाँ पर खुद से सुसाइड कर लिया। इसने यहाँ पर पहले हमें ऑफेंड किया था लेकिन खुदकुशी करके इसने अपने आप को एक हीरो साबित कर दिया है। जाओ क्लाउड से पूछता है क्लाउड क्या तुम ठीक हो, कहीं तुम्हें कोई चोट तो नहीं लगी। क्लाउड से कहता है हाँ मैं ठीक हूँ, इस बंदे ने तो मुझे मार ही दिया था लेकिन शुक्र है कि मैं ठीक हूँ। हमारा जाओ कहता है चलो यहाँ से निकलते हैं क्योंकि यहाँ पर ब्लड की बहुत स्मेल आ रही है, पहले की यहाँ पर बाकी के सारे डीमन मॉन्स्टर्स आ जाएं इनकी बॉडीज को खाने के लिए हमें यहाँ से निकलना होगा। और वो उनकी बॉडीज के पास उन्हें जो कुछ भी मिलता है वो सब कुछ लेने के बाद वहाँ से आगे की तरफ निकल पड़ते हैं। उसी वक्त मंकी भी जंप करते हुए हमारे जाओ के कंधे पर आकर बैठ जाता है और उसे कुछ बताता है। उसे कहता है क्या वाकई में क्या कोई हमारा पीछा कर रहा है। वो उसे कहता है हाँ हमारे पीछे कुछ आ रहा है, वो लोग काफी ज्यादा हैं। जहाँ पर पहले जो लोग थे उनमें से कुछ लोग भागकर चले गए थे, उनमें से एक बंदा वापस गया है और अपने साथ बहुत सारे लोगों को लेकर आ रहा है। तुम्हारा जाओ अपने दोस्तों से कहता है चलो जल्दी से यहाँ से निकलते हैं, जहाँ पर कुछ और लोग आ रहे हैं, उनके आने से पहले हमें यहाँ से निकलना होगा। साथ ही हमारा जाओ सोच रहा होता है हमें इस इलाके के बारे में ज्यादा कुछ नहीं पता, अगर हमें इस इलाके के बारे में पता होता तो फिर हम आसानी से यहाँ कहीं पर जाकर छुप सकते थे। वो हमारे सिक्सर से कहता है कि मुझे ये बताओ कि यहाँ पर पावरफुल डीमंस कौन से इलाके में रहते हैं, हम लोग उसी इलाके में जाएंगे जहाँ पर पावरफुल डीमंस रहते हैं। तो क्लाउड से कहता है ब्रो जी तुम क्या कह रहे हो, अगर हम लोग किसी पावरफुल डीमन के इलाके में चले गए तो हम लोग इन लोगों के वहाँ पर पहुँचने से पहले उस डीमन के हाथों मारे जाएंगे, वो डीमन हमें खा जाएगा। क्यों ना हम लोग किसी ऐसी जगह के ऊपर जाकर छुप जाते हैं जहाँ पर वो लोग हमें ढूंढ ना सके। जाओ से कहता है ग्राउंड के ऊपर हमारे फुटप्रिंट्स छूट रहे हैं, यहाँ पर भी हम लोग जाएंगे, हमारे फुटप्रिंट्स तो वहीं पर रहेंगे, हमें किसी पावरफुल डीमन के इलाके में जाना होगा जहाँ पर जाकर हम लोग छुप सकते हैं, क्योंकि पावरफुल डीमन के इलाके में अगर ये सभी लोग वहाँ पर जाएंगे तो वो डीमन इनके ऊपर भी अटैक कर सकता है। तो फी चैंग उनसे कहता है हाँ मुझे लगता है कि ब्रो बिल्कुल ठीक कह रहा है, हमें किसी पावरफुल डीमन के इलाके में ही जाना होगा। तो ये सभी लोग कहते हैं चलो फिर ठीक है जल्दी से आगे बढ़ते हैं। ये लोग वहाँ से आगे बढ़ जाते हैं, जबकि दूसरी तरफ गैंगशी अपने लोगों को लेकर उसी तरफ आगे बढ़ रहा होता है। गैंगशी कहता है क्या तुम लोगों को वो लोग मिले या नहीं, लगता है कि वो यहाँ पर नहीं है, हम लोग उनको ढूंढने में फिर से नाकाम हुए। तो वहीं पर एक उनसे कहता है मुझे लगता है कि वो लोग अभी थोड़ी देर पहले यहाँ पर थे और लगता है वो इसी डायरेक्शन में आगे की तरफ बढ़े हैं। तो फिर से उनके फुटप्रिंट्स को फॉलो करते हुए आगे की तरफ बढ़ना स्टार्ट करते हैं, वो उनके पीछे पीछे ही होते हैं। तो शाओ अपने दोस्तों के साथ एक पावरफुल डीमन के इलाके में पहुंच जाता है, तो वो लोग चलते हुए आगे की तरफ बढ़ रहे होते हैं। तो क्लाउड कहता है तो यहाँ पर हम लोग कब से चल रहे हैं लेकिन हमें कोई भी डीमन दिखाई नहीं दिया, कोई भी छोटा मोटा डीमन भी यहाँ पर नहीं है। उसे कहता है क्योंकि इस वक्त हम लोग एक बहुत ही बड़े पावरफुल डीमन के इलाके में हैं, हम लोग किसी बड़े पावरफुल डीमन के इलाके में होते हैं तो वहाँ पर छोटे डीमंस नहीं होते, वो सभी लोग उससे डरते हैं, इसी वजह से वो इस इलाके से चले गए हैं। तो क्लाउड उनसे कहता है इसका मतलब यह है कि हम लोग यहाँ पर सेफ हैं। फिर उसे कहता है हाँ बिल्कुल सेफ है, हम लोग यहाँ पर किसी बड़े डीमन के हाथे नहीं चढ़ जाते तो तब तक हम लोग बिल्कुल सेफ है, यहाँ पे टाइगर हंटिंग ट्रूथ वाले हमारा पीछा नहीं करते तब भी हम लोग यहाँ पर सेफ है। तो रोना शुरू कर देता है और कहता है गॉड प्लीज हमारे पर अपनी ब्लेसिंग करना, हमें यहाँ पर किसी डीमन के हाथ से मत मरवा देना। गैंगशी अपने साथियों को लेकर बड़ी स्पीड से इसी तरफ आगे की तरफ बढ़ रहा होता है। जब ये लोग इसी तरफ बढ़ रहे होते हैं उसी वक्त एक बंदा चिल्लाकर कहता है कमांडर रुको। वो उसे कहता है तुम्हें क्या हुआ। उसे कहता है कमांडर मुझे यहाँ पर महसूस हो रहा है, मुझे लगता है कि हम लोग जिस इलाके में आ गए हैं ये किसी बड़े डीमन का इलाका है, यहाँ पर एक बहुत ही बड़ा पावरफुल डीमन रहता है, क्योंकि जब से हम लोग इस डायरेक्शन में आगे की तरफ बढ़ना स्टार्ट किया है यहाँ पर हमने किसी भी छोटे मोटे डीमन को नहीं देखा। इसका मतलब यही हो सकता है कि यहाँ पर कोई बड़ा डीमन है। हालांकि हम लोग नो डीमन एबिस की गहराई में नहीं है जहाँ पर पावरफुल डीमन बीस्ट होते हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पर आसपास भी कुछ पावरफुल डीमन बीस्ट हो सकते हैं कि उनके एरिया में छोटे डीमन बीस्ट नहीं आते, वो उससे बहुत ज्यादा डरते हैं। तो यहीं पर एक लड़का जिसका नाम पोलो होता है, पोलो उनसे कहता है क्या तुम लोग अभी भी टाइगर टूथ हंटिंग वॉरियर्स का हिस्सा हो, मुझे तो नहीं लगता, तुम सभी लोग यहाँ पर डर क्यों रहे हो, तुम लोग एक पावरफुल डीमन हंटिंग ग्रुप का मेंबर हो, फिर भी तुम लोग यहाँ पर एक बड़े डीमन से डर रहे हो। यहाँ से क्या फर्क पड़ता है कि यहाँ पर एक बड़े डीमन की टेरिटरी है, अगर हम सभी लोग मिलकर आगे बढ़े तो उस बड़े डीमन को भी आसानी से मार सकते हैं। तो गैंगशी उनसे कहता है ये बात तो ठीक है फिर आगे की तरफ बढ़ते हैं, अगर वो बड़ा डीमन हमारे सामने निकल आता है तो फिर उसको मारकर हम लोग काफी सारे पॉइंट्स हासिल कर सकते हैं, हमें अपने पॉइंट्स भी तो हासिल करने हैं। जबकि उसी वक्त प्रिंसेस पॉलिस आगे बढ़ती है और गैंगशी से कहती है गैंग तुमने मुझे कहा था ना कि तुम अपने आधे पॉइंट्स मुझे दोगे, ठीक है यहाँ पर डीमन बीस्ट का शिकार करो और आधे पॉइंट्स मुझे दे देना। गैंगशी उसे कहता है हाँ क्यों नहीं, वो उसे देखकर शर्मा रहा होता है। पॉलिस उसे कहती है अगर वो लड़का मुझे मिलता है जिसका नाम क्लाउड वान है तो उसको तो मैं अपने हाथों से मारूंगी। वो उनसे कहते हैं चलो फिर ठीक है आगे की तरफ बढ़ते हैं, और ये सभी लोग आगे की तरफ बढ़ जाते हैं। जाओ भी इसी टेरिटरी में आगे जाने के बाद रुका होता है, वो एक पेड़ के साथ खड़ा होता है, जबकि उसका मंकी पेड़ के ऊपर खड़ा होकर सामने की तरफ देख रहा होता है। उससे पूछता है अपनी फायर आइज को यूज करते हुए देखो क्या वो लोग आ रहे हैं। मंकी उसे कहता है हाँ वो बहुत ही जल्दी यहाँ पर पहुँचने वाले हैं। हमारा जाओ मंकी से कहता है तो फिर ठीक है, जैसे वो यहाँ पर करीब पहुँचते हैं तो यहाँ पर जो बड़ा डीमन है उसको जगा देना ताकि वो उन सभी को खा जाए, हमें यहाँ पर उनसे डील ना करना
पड़े। तो मंकी कहता है ठीक है। देर के बाद वो लोग उस इलाके में पहुंच जाते हैं। जैसे वो लोग वहाँ पर करीब पहुंचते हैं तो हमारा मंकी अपने पास एक पत्थर निकालता है और वहाँ पर एक बड़ा सा बियर डीमन होता है। वो उस बियर डीमन को पत्थर मार देता है। वो बियर डीमन उठकर खड़ा हो जाता है, एक जोरदार धाड़ लगाता है। उसके सामने वो साया लड़की होती है, वो उन सभी के ऊपर अटैक कर देता है। जबकि ये सभी लड़के कहते हैं जल्दी से इस बड़े डीमन को मारते हैं, जी इतना भी स्ट्रॉन्ग नहीं लग रहा है, इसको मारने से हमें काफी सारे पॉइंट्स मिलेंगे। और वो सभी लोग मिलकर उस बड़े डीमन के ऊपर अटैक करना स्टार्ट करते हैं। जाओ कहता है जबकि ये सभी लोग यहाँ पर बड़े डीमन को मारने में बिजी है, तो चलो यहाँ से निकलते हैं। जाओ अपने दोस्तों के साथ वहाँ से भागता हुआ एक रिवर के पास आकर रुकता है। वो लोग कहते हैं चलो यहीं पर थोड़ी देर के लिए सांस लेते हैं। वो सभी लोग वहीं पर बैठ जाते हैं क्योंकि सभी लोग भागते हुए आए थे। हमारा शाह उनसे कहता है अगर सांस ले लिया हो तो चलो जल्दी से आगे बढ़ते हैं। वो सभी लोग कहते हैं चलो पानी के अंदर से दूसरी तरफ चलते हैं, जिससे हमारे पैरों के निशान मिट जाएंगे। वो लोग पानी में से चलते हुए आगे की तरफ बढ़ते हैं और दूसरी साइड के ऊपर चले जाते हैं। दूसरी साइड के ऊपर जाने के बाद वो लोग जंगल में जाकर बैठ जाते हैं और आराम कर रहे होती हैं। अब उनके पाँव के निशान क्योंकि मिट चुके हैं। शाह कहता है लेकिन हम लोग यहाँ पर इसी तरह आगे नहीं बढ़ सकते। शाह के पास 2 ब्लड की बॉटल्स होती है जिसके अंदर डीमन ब्लड होता है। शाह कहता है पता नहीं मैंने पहले कभी इस तरह यूज नहीं किया, मैंने पहले कभी 2 डीमंस का ब्लड एक साथ नहीं पिया। अब मैं यहाँ पर 2 डीमंस का ब्लड एक साथ पीने वाला हूँ क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं है, मुझे दोनों को एक साथ रिफाइन करना होगा। शाह उन दोनों बॉटल्स को ओपन करता है, दोनों के अंदर जो ब्लड होता है उन दोनों ब्लड्स को पी जाता है। जैसे वो उन दोनों ब्लड्स को पीता है, एक के अंदर एक टाइगर का ब्लड होता है, दूसरे के अंदर एक हाइना का ब्लड होता है और वो दोनों ही ब्लड एक दूसरे की तरफ देख रहे होते हैं, यानी कि दोनों का रिएक्शन तो होना ही चाहिए था। जो टाइगर वाली डीमन बीस्ट का ब्लड होता है वो दूसरे हाइना वाले डीमन बीस्ट के ब्लड के ऊपर कब्जा कर लेता है, यानी कि वो उसको उसके हाइना को खा जाता है। इससे हमारे जाओ के मुंह से भी ब्लड निकलता है। जाओ कहता है तो काफी मुश्किल होता जा रहा है, यानी कि दोनों डीमंस के ब्लड को एक साथ पीना काफी दिक्कत वाला है ना, है कि मैं 2 ब्लड्स को एक साथ रिफाइन नहीं कर सकता। थोड़ी देर के बाद से काफी ज्यादा मुश्किल होती है। काफी ज्यादा मुश्किल होने के बाद वो 2 ब्लड को एक साथ रिफाइन कर लेता है और उसकी बॉडी के अंदर से काफी सारी एनर्जी निकलती है, यानी कि उसकी स्ट्रेंथ पहले से बढ़ गई है। फिर से उनसे कहता है वो लोग पहुंच आए हैं, वो लोग रिवर को पार करते हुए यहीं पर आ रहे हैं। जाओ कहता है ये लोग तो बहुत ज्यादा फास्ट है, हमें जहाँ से फिर से निकलना होगा। हमारा शाह उठकर खड़ा हो जाता है और अपने दोस्तों से कहता है वांगशी अपने लोगों को यहाँ पर लेकर आ रहा है, वो काफी ज्यादा करीब पहुंच चुका है क्योंकि उसका टारगेट मैं हूँ, इसी वजह से वो मेरे पर ही अटैक करेंगे। मैं चाहता हूँ कि तुम दोनों यहाँ से निकल जाओ, तुम दोनों उसके टारगेट नहीं हो, इसी वजह से वो तुम्हारा पीछा नहीं करेगा। वो दोनों एक साथ चिल्लाकर उसे कहते हैं नहीं ऐसा नहीं हो सकता। क्लाउड उसे कहता है तुम्हें बताना कि हम सभी लोगों ने अपने जान टकराए थे और एक दूसरे से एक वादा किया था कि हम सभी लोग खुशी और गम में एक दूसरे के साथ रहेंगे, अगर मरेंगे तो एक साथ मरेंगे, जिएंगे तो एक साथ जिएंगे। गैंगशी को तो हम लोग जानते भी नहीं है, उसके साथ पुलिस है और पुलिस को हम लोग जानते हैं क्योंकि उसे मैंने ऑफेंड किया था। मुझे लगता है ये सब कुछ पुलिस करवा रही है, मैं यहाँ पर उनका ध्यान भटकाता हूँ। चेंग कहता है मेरे पास अभी भी काफी सारी स्ट्रेंथ बाकी है, ये काम मुझे करने दो, मैं तुम में से सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग हूँ, तो मैं जाता हूँ उनका ध्यान भटकाता हूँ। शाह उनसे कहता है ये वक्त ठीक नहीं है, हमें यहाँ पर आपस में बहस नहीं करनी चाहिए, जैसा मैं कह रहा हूँ बिल्कुल वैसा ही करो। तुम दोनों की हालत मुझसे ज्यादा खराब है जबकि मैं तुम लोगों से ज्यादा बेहतर स्टेट में हूँ, मैंने अभी भी अपने आप को रिकवर किया है, मैं तुम्हारा भाई हूँ, इसी वजह से तुम्हें मेरी बात को मानना पड़ेगा, जो भी मैं तुमसे कह रहा हूँ वो करो। वैसे भी मेरे पास मेरा 6 ईयर तो है, बिल्कुल ही परेशान होने की जरूरत नहीं है। उनके लिए ये काम इतना ज्यादा आसान नहीं है कि वो मुझे मार डाले, मुझे मारना बहुत ज्यादा मुश्किल है। अगर हम तीनों यहाँ पर इकट्ठे रहेंगे तो फिर तो हम तीनों वाकई में मारे जाएंगे। मंकी मेरे साथ है और ये मुझे यहाँ पर रास्ता दिखाएगा क्योंकि ये नो डीमन एबिस से ही आया है। तो ये तीनों यहाँ पर एक दूसरे को बाय बोलते हैं और फीचैंग वो दोनों से बाय बोलते हैं। हमारा शाह पीछे की तरफ मुड़ जाता है और कहता है ठीक है मैं यहाँ से जा रहा हूँ। तो उसे कहता है अपना बहुत ज्यादा ध्यान रखना, अरे रास्ते में जो भी आएगा हम उन सभी को मार डालेंगे और एक दिन इन सभी को भी मार डालेंगे, फिलहाल के लिए तुम्हें सिर्फ इनसे बचकर रहना है। हमारा शाह अपनी मंकी को लेकर वहाँ से आगे की तरफ बढ़ आता है। शाह कहता है ये सब कुछ हमारे ऊपर है, मुझे नहीं लगता कि वो इतनी आसानी से हमें मार पाएंगे। तो मंकी हंसते हुए कहता है हाँ ब्रो ये हमें नहीं मार पाएंगे, हम बिल्कुल ठीक रहेंगे। इसी वक्त उसे साइड के ऊपर से आवाज आती है, चिल्लाकर उसे कहता है जाओ भागना बंद करो, यहीं पर रुको, और ज्यादा भाग कर नहीं जा सकते। तो गैंगशी अपने लोगों के साथ जल्दी से पानी के अंदर उतरता है और उसको नदी को पार करना स्टार्ट करता है। माना जाओ से कहता है तुम तो कुछ ज्यादा ही फास्ट हो, फिर साथ ही माना जाओ उसके सामने से वहाँ से भागना स्टार्ट करता है। चिल्लाकर उसे कहता है रुको तुम भाग कर नहीं जा सकते। माना जाओ से कहता है मुझे तुम्हारा नाम याद है, तुम्हारा नाम गैंगशी है और मैं तुम्हारा नाम याद रखूंगा, फ्यूचर में मैं तुम्हें के बदले में जरूर पे बैक करूंगा। जबकि माना जाओ बड़ी स्पीड से भाग रहा होता है और भागते भागते वो अपनी डीमन पावर्स को एक्टिवेट करता है। जाओ कहता है अभी किसी को भी पता नहीं है कि यहाँ पर कौन मरने वाला है। वो अपनी डीमंस की पावर को एक्टिवेट करते हुए अपनी स्पीड को बढ़ाता है, बड़ी स्पीड के साथ वहाँ से दूर भाग जाता है। जो कि सामने से देख रहा था वो कहता है इस लड़के की स्पीड तो बहुत ज्यादा है, अब इसको कैसे पकड़ेंगे। तो उसी वक्त पोलो आगे बढ़ता है और बड़ी स्पीड से भागना स्टार्ट करता है। वो गैंगशी से कहता है मेरी स्पीड तुम सभी से ज्यादा अच्छी है, इसी वजह से मैं आगे बढ़ रहा हूँ, मैं जाकर उसे मार डालूंगा, तुम सभी लोग पीछे आ जाना। पोलो बड़ी स्पीड से वहाँ से आगे की तरफ भाग जाता है। अब पीछे बचे हुए लोगों में से एक बंदा कहता है कमांडर गैंगशी पर कुछ तो गलत है, ये लड़का यहाँ पर अकेला क्यों है, ये 3 लोग थे, फिर ये यहाँ पर सिर्फ अकेला ही क्यों है। गैंगशी उसे कहता है मुझे नहीं पता, हो सकता है कि वो दोनों भाग गए होंगे क्योंकि वो दोनों अपनी जान बचाना चाहते होंगे। टारगेट ये लड़का है जाओ हमें इसी के पीछे जाना होगा, तो बाकी सभी को रहने दो, अगर वो रास्ते में कहीं पर मिल जाते हैं तो उनको मार देना। मिसेस पॉलिस कहती है उन लोगों ने मुझे ऑफेंड किया था, तो अगर वो
वो लोग हमें मिलती हैं तो फिर उन लोगों को भी मरना होगा। तो उन लोगों की हिम्मत कैसे हुई मुझे ऑफेंड करने की। जाओ उस लड़की को ल्योर करके काफी अंदर तक ले आता है। वो जंगल की काफी गहराई में पहुंच जाता है। पोलो वहाँ पर आकर अपने आसपास देखता है और कहता है पता नहीं वो लड़का कहाँ पर चला गया, लगता है वो यहीं पर कहीं पर छुपा होगा। अपनी तलवार भी निकाल लेता है जबकि हमारा जाओ वहीं पर होता है। उसी वक्त उसे कुछ महसूस होता है। वो अपने आसपास देखता है कि जहाँ पर से उसके पास से कोई चीज गुजरी है। वो ऊपर आसमान की तरफ देखता है तो उसके ऊपर आसमान के ऊपर से एक जाला गिरता है जो कि एक मकड़ी का जाला होता है। अपनी तलवार को घुमाते हुए उस मकड़ी के जाले को वहाँ पर काट देता है। आदि वो अपने सामने देखता है कि ये मकड़ी का जाला कहाँ से आया होगा। तो उसके सामने से दो बड़े बड़े मकड़ी के डीमन निकलते हैं जो कि हाफ ह्यूमन और हाफ बकरी होते हैं। डीमंस को देखकर पोलो भी काफी ज्यादा घबरा जाता है। वो दोनों ही डीमंस अपने मुंह के अंदर से जाले फिर से निकालते हैं और उसके ऊपर फेंक देते हैं। तो सबसे पहले अपने मुंह के अंदर से अपने वेब को उसकी तरफ थूकते हैं जो कि सीधा उसके हाथों के ऊपर जाकर लगता है। फिर साथ ही वो फिर से उसके सामने निकल कर आ जाते हैं और अपने मुंह के अंदर से फिर से वो जाला निकालते हैं और उसकी पूरी बॉडी को वहाँ पर जाले में कवर कर देते हैं, जिससे पोलो भी काफी ज्यादा घबरा जाता है क्योंकि उसकी पूरी बॉडी अब जाले के अंदर कवर हो चुकी है। वो निकल नहीं सकता। वहीं पर उन मकड़ी डीमंस के पीछे से हमारा जाओ बाहर निकलता है। वो जाओ को देखकर बहुत ज्यादा हैरान होता है और कहता है ऐसा कैसे हो सकता है, तुम इन डीमंस के साथ मिलकर कैसे काम कर सकते हो। हमारा जाओ से कहता है तुम तो वैसे भी यहाँ पर मरने वाले हो, तुम्हें ये सब कुछ जानने का क्या फायदा है। जाओ से कहता है मुझे इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि किसने यहाँ पर तुम्हें ऑर्डर्स दिए मेरा पीछा करने के लिए या फिर मुझे मारने के लिए, इस बात से बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता, लेकिन तुम्हें यहाँ पर मुझे बिल्कुल भी ऑफेंड नहीं करना चाहिए था। पोलो चिल्लाकर उसे कह रहा था लेकिन मेरी बात सुनो, तो मुझे ऐसे नहीं मार सकते, जरा रुको, मैं इसके बदले में तुम्हें कुछ दे सकता हूँ। लेकिन हमारा जाओ उसकी बात को इग्नोर करते हुए जल्दी से आगे बढ़ता है और अपनी तलवार को घुमाते हुए उसकी मुंडी काट देता है। ऐसी वहाँ पर उसकी मुंडी काटता है, उस बेचारे की तलवार भी टूट जाती है। वो कहता है मास्टर प्लीज मुझे माफ करना, तुम्हारी दी हुई तलवार टूट गई है, वापस आने के बाद मैं तुम्हारे लिए एक नई तलवार खरीद दूंगा। पोलो को मारने के बाद हमारा जाओ लिटिल मंकी से कहता है लिटिल मंकी चलो यहाँ से चलते हैं। लिटिल मंकी जो कि ऊपर खड़ा इन सारे के सारे डीमन भी इसको कंट्रोल कर रहा होता है, वो भी उसके साथ निकल आता है और ये लोग वहाँ से निकल जाते हैं। देर के बाद गैंगशी वहाँ पर पहुँचता है। गैंगशी अपने लोगों के साथ वहाँ पर आता है, चलाकर कहता है पोलो तुम कहाँ पर हो, पोलो कहाँ पर हो और वो लड़का कहाँ पर है, उन्हें वहाँ पर कुछ भी नहीं मिल रहा होता। एक लड़का उसे कहता है कमांडर जल्दी से यहाँ पर आओ, मुझे यहाँ पर काफी सारा ब्लड दिखाई दे रहा है, मुझे लगता है ये वाला ब्लड ये पोलो का हो सकता है। बाद में यहाँ पर मुझे फटे हुए कपड़े भी मिले हैं, ये कपड़े तो पोलो ने पहने हुए थे। सभी लोग से देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं और कहते हैं ये तो वाकई में पोलो के कपड़ों का ही टुकड़ा है, इसका मतलब ये ब्लड भी पोलो का होगा। एक लड़का प्रिंसेस से कहता है प्रिंसेस तुम्हें क्या लगता है कि पोलो मर गया होगा। प्रिंसेस उसे कहती है नहीं ऐसा कैसे हो सकता है, पोलो तो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, वो अकेला यहाँ पर ऐसे कैसे मर सकता है, आंशुई की स्ट्रेंथ इतनी ज्यादा नहीं है कि वो उसको मार सके। आंशुई उनसे कहता है मुझे लगता है कि यहाँ पर उसका सामना किसी पावरफुल डीमन के साथ हो गया होगा, किसी पावरफुल डीमन ने उसको कमजोर कर दिया होगा, फिर उसे पावरफुल डीमन नहीं मारा होगा। उनसे कहता है जरा ऊपर देखो, यहाँ पर किसी डीमन की वेब भी लगी हुई है, यानी कि यहाँ पर कोई बड़ा सा मकड़ी वाला डीमन होगा। लगता है कि जाओशुई यहाँ पर नहीं है, वो यहीं से गुजर कर गया होगा, हमें उसको ढूंढना होगा। वो साथ एक लड़के से कहता है फेंगमो क्या लगता है, तो फेंगमो उसे कहता है बॉस मुझे लगता है कि वो यहाँ से भाग गया है, हमें आगे बढ़ना होगा, जाकर उसे ढूंढना होगा। तो गैंगशी भी उन सभी लोगों से कहता है ठीक है, मुझे भी लगता है कि वो यहीं पर आसपास ही कहीं पर छुपा होगा, सभी लोग ध्यान के साथ किसी बड़े डीमन के सामने मत आना और जाकर उसको ढूंढो, उसे यहीं पर ढूंढो और मुझे आवाज देना। जाओ वहीं पर एक पेड़ के पास ही छुपकर बैठा होता है। जाओ कहता है चलो जल्दी से आ जाओ, मैं तुम सभी को एक एक करके स्लोली मारूंगा। सभी लोग उसे ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं। वो जंगल में आसपास उसे ढूंढ रहे होते हैं। उनमें से एक लड़का जो कि उसे ढूंढ रहा होता है वो सोच रहा होता है इस वक्त मैं काफी कमजोर हूँ क्योंकि यहाँ पर चल के सुबह से हालत काफी ज्यादा खराब हो चुकी है, प्लीज वो लड़का यहाँ पर ना निकले क्योंकि मुझे उससे फाइट नहीं करनी। हमारा जाओ पेड़ के ऊपर खड़ा होता है, जाओ उसी के ऊपर अटैक करने के लिए नीचे उतरता है और सबसे पहले उसी लड़के को मारता है जो कह रहा होता है कि मैं इस वक्त वीक हूँ, जाओ से फाइट नहीं कर पाऊंगा। ऐसे वो पेड़ के ऊपर से नीचे जंप करता है। वो लड़का बेचारा बहुत ज्यादा घबरा जाता है और कहता है जाओ प्लीज मुझे मत मारना। वो साथ चिल्लाकर कहता है कमांडर जाओ यहाँ पर है। वो चिल्लाकर कहता है उसी वक्त जाओ एक डीमन की तरह वहाँ पर रोर करता है। जैसे वो रोर करता है तो वो सभी लोग अपने कानों पे हाथ रख लेते हैं, लाना शुरू कर देते हैं। वहाँ पर 4 लोग होते हैं। जाओ अपनी तलवार को लेकर बड़ी स्पीड से आगे बढ़ता है। दूसरी तरफ से कमांडर गैंगशी को भी पता चल जाता है। वो कहता है लगता है कि वहाँ पर जाओ चलो जल्दी से भागते वहाँ पर चलते हैं। जाओ अपनी तलवार को घुमाते हुए उन सभी के ऊपर अटैक करते हुए उन चारों की मुंडी काट देता है और वहाँ से भाग जाता है। थोड़ी देर के बाद गैंगशी भी वहाँ पर पहुँच जाता है। गैंगशी अपने लोगों की गर्दनें कटी हुई वहाँ पर देखता है, सामने की तरफ देखता है तो काफी दूर से जाओ दिखाई देता है। जाओ उसे कहता है मुझे मारना चाहते हो तो मेरे पीछे आओ। उसे कहता है लड़के तुम नहीं बच पाओगे, मैं तुम्हें मार डालूंगा, आज तुम मेरे हाथ से नहीं बच सकते। तो गैंगशी जैसी भागते हुए हमारे जाओ के पीछे जाने लगता है। उसी वक्त फैंगमॉस के कंधे पे हाथ रखता है और उसे कहता है बॉस रुक जाओ, कमांडर तुम्हें उसके पीछे नहीं जाना चाहिए, मुझे लगता है ये उसका प्लान है, वो हम सभी को अकेले करके मारना चाहता है। गैंगशी फैंगमो को कॉलर से पकड़ता है और खींचते हुए कहता है कहीं तुम पागल तो नहीं हो गया, अगर मैं उस लड़के को आज यहाँ पर नहीं मारूंगा तो कल को उस लड़के को अगर मौका मिला तो वो मुझे मार डालेगा, इसी वजह से आज यहीं पर इस सबको खत्म करना होगा। प्रिंसेस पॉलिस भी उनसे कहती है हाँ बात तो ठीक है, वो लड़का जख्मी है और वो ज्यादा दूर नहीं जा सकता, हमें आज ही यहीं पर उसे मारना होगा, तो वो रिकवर करने के बाद और भी स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। फैंगमो जल्दी से अपने पास से एक बॉम्ब निकालता है और उसे कहता है कमांडर तुम्हें बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है, अब तो वो बिल्कुल भी नहीं भाग पाएगा और वो उस बॉम्ब को वहाँ पर चला देता है। एक फायर वर्क होता है, वो दूसरे लोगों को सिग्नल देता है।
कमांडर से कहता है ये तुमने बहुत अच्छा किया, बहुत ही जल्दी हमारी फैमिली के बाकी के मेंबर्स भी यहाँ पर पहुँच जाएंगे। तो ऊपर सिग्नल छोड़ने के बाद वो लोग वहीं पर रुक जाते हैं, जबकि उन्हें दूसरी तरफ से एक और फायरवर्क सिग्नल दिखाई देता है। वो लोग कहते हैं लगता है कि हमारे टीम मेंबर्स यहीं पर हैं और बहुत ही जल्दी वो हमारे तक पहुंच जाएंगे, हमें यहीं पर रुककर उनका इंतजार करना होगा जब तक कि हमारी दूसरी रीइंफोर्समेंट वाली टीम यहाँ पर पहुंच नहीं आती। इसके बाद हम लोग जंगल में गहराई में जाएंगे, जाकर उस लड़के को ढूंढ कर निकालेंगे और फिर मार डालेंगे। शैंक्सी कहता है तो बहुत ही जल्दी अब वो लोग हमारे हाथों से मरने वाले हैं। ये सभी लोग यहीं पर खड़े होकर इंतजार कर रहे हैं। थोड़ी देर के बाद वहाँ पर इनकी दूसरी टीम पहुंच आती है। तो फेंग मो से कहता है कमांडर जल्दी से यहाँ पर आओ, हमारी दूसरी टीम यहाँ पर आ गई है, मैं तुम्हारा इनसे इंट्रोडक्शन करवाता हूँ। यहाँ पर एक बहुत ही पावरफुल वॉरियर होता है जो कि एक लाइन के ऊपर बैठा होता है। टाइगर टूथ हंटिंग ग्रुप का एक एलीट वॉरियर होता है जिसका नाम बी सैंग होता है, जबकि उसके साथ एक और बंदा होता है, वो एक वुल्फ के ऊपर बैठा होता है, वो भी काफी ज्यादा पावरफुल लग रहा होता है। तो उसका नाम काई चेंग लैंग होता है, वो भी इनका एक कैप्टन होता है। दो पावरफुल लोगों के यहाँ पर आने के बाद अब इनके लिए काम और भी ज्यादा आसान हो गया है, ये जाओशी को बड़ी आसानी से मार सकती हैं। तो गैंगशी उन लोगों को देखते बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और कहता है अंकल आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया जो आप लोग यहाँ पर मेरी मदद के लिए आए हैं। गैंगशी इनको अंकल कह रहा है और साथ ही वो सभी लोग इसको कमांडर कह रहे हैं क्योंकि ये यहाँ का जो मेन सुप्रीम कमांडर है उसका बेटा है। टाइगर टूथ हंटिंग ग्रुप जिस बंदे ने बनाया है वो इसका बाप है। बाई सैंग गैंगशी से कहता है कमांडर तुमने हमें यहाँ पर क्यों बुलाया है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि तुम यहाँ पर मॉन्स्टर्स को हमारे हाथों से मरवाना चाहते हो ताकि तुम्हें पॉइंट्स मिल सके और तुम स्कूल में आसानी से पास हो सको, क्या तुम यहाँ पर चीटिंग करने वाले हो। जबकि काई चेंग लैंग उसके साथ फेंगमो की तरफ देखता है और कहता है क्या फेंगमो जख्मी क्यों है। वो उनसे कहता है लगता है कि यहाँ पर तुम्हारे पर किसी ने अटैक किया है, तुम लोग हमारे हाथों से किसी को मरवाना चाहते हो जिसको तुम लोग खुद डील नहीं कर पा रहे। गैंगशी उनसे कहता है हाँ तुम लोगों ने बिल्कुल ठीक कहा, मैं यहाँ पर तुम्हें इसीलिए बुलाया है क्योंकि मैं तुम्हारे हाथों से एक लड़के को मरवाना चाहता हूँ, वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और काफी होशियार भी है, लेकिन हमारे काफी सारे लोगों को मारा है, यहाँ तक कि कैप्टन हांग और उसके सारे लोगों को भी उसी ने मारा है। बी सैंग आगे बढ़ता है और उसे कहता है यंग कमांडर तुम्हें यहाँ पर बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है, मेरे लिए एक इंसान को मारना तो बहुत ज्यादा आसान है। गैंगशी उन लोगों से कहता है चलो फिर ठीक है अब दोबारा से आगे की तरफ बढ़ते हैं, वो लड़का यहीं पर कहीं पर छुपा होगा, हमें उसको ढूंढना होगा और उसे मारना होगा। सीन 2 घंटे के बाद का दिखाया जाता है, हमारा जाओशी जंगल में आगे की तरफ भागता हुआ जा रहा होता है और उसे भी फायरवर्क्स दिखाई देती हैं। वो कहता है लगता है कि लोगों ने अपनी रीइंफोर्समेंट्स को बुला लिया है। जाओ कहता है ये बार बार यहाँ पर सिग्नल छोड़े हैं, इसका मतलब ये है कि यहाँ पर बहुत सारे हंटिंग ग्रुप के मेंबर्स हैं, सभी से बच नहीं सकता क्योंकि जिस डायरेक्शन में भी जाऊंगा वहाँ पर इन लोगों के लोग मौजूद होंगे। जाओ कहता है उन सभी से बचने की खातिर मैं यहाँ पर एक बड़े डीमन के एरिया में घुस गया था जिसने मेरे ऊपर अटैक किया और मैं काफी जख्मी हो चुका हूँ, तो मैंने इन सभी से अपना पीछे छुड़ाना है, तो यहीं पर इनसे अपना पीछे छुड़ाना होगा वरना मैं नो डीमन एबिस में इन लोगों के हाथों से नहीं तो किसी डीमन के हाथों से मारा जाऊंगा। तो लिटिल मंकी जाओ से कहता है ब्रो वहाँ पर सामने की तरफ चलो, वहाँ पर एक वाटरफॉल है, वहीं पर वाटरफॉल के पास ही छुपने के लिए जगह मिल सकती है क्योंकि वहाँ पर 2 पावरफुल डीमंस के जंक्शन एरिया है। वाटरफॉल को पार करेंगे तो दूसरे पावरफुल डीमन का एरिया स्टार्ट हो जाएगा। तो जाओ भी कहता है हाँ मैं यहाँ पर इस बारे में क्यों सोच रहा हूँ कि मैं यहाँ पर मारा जाऊंगा, अभी तक इस बारे में कंफर्म नहीं कि कौन यहाँ पर मरने वाला है, चलो ठीक है फिर वाटरफॉल के पास चलते हैं। और ये लोग वाटरफॉल के पास पहुंच जाते हैं। जाओ कहता है ये वाटरफॉल तो बहुत ज्यादा कूल है। तो मंकी की तरफ देखता है, मंकी उसकी तरफ देखता है, वो दोनों हंसना शुरू कर देते हैं, फिर साथ ही वो जंप करते हुए पानी के अंदर चले जाते हैं और पानी के अंदर काफी देर नहाने के बाद वो बाहर निकलते हैं और कहते हैं अब वाकई में काफी ज्यादा सुकून आ रहा है, के अंदर नहाने से काफी ज्यादा मजा आ गया। फिर उसके बाद वो लोग वहीं पर आग जलाते हैं और अपने लिए खाना पकाते हैं। मंकी वहाँ पर ऊपर चढ़ जाता है, वहाँ पर उसे एक स्नेक दिखाई देता है, वो स्नेक को पीटता है और उसे पकड़ कर ले आता है, फिर वो उसे भी पकाते हैं और पकाकर खा जाते हैं। वो लोग वहीं पर रात गुजारते हैं। जाओ कहता है यहाँ पर तो काफी ज्यादा मजा आ रहा है। लेटे लेटे मंकी को महसूस होता है, मंकी याओ से कहता है ब्रो हमारे पीछे काफी सारे लोग हैं, वो हमारे करीब पहुंच गए हैं। याओ कहता है लगता है ये इतनी आसानी के साथ मेरी जान नहीं छोड़ने वाले, मुझे कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, हमें इनसे अपना पीछे छुड़वाना होगा। मंकी उसे कहता है ब्रो मुझे एक सीक्रेट प्लेस के बारे में पता है जिसके बारे में किसी को भी नहीं पता चलेगा, वो हमें ढूंढ नहीं पाएंगे। उसे कहता है तो फिर मुझे बताओ कि वो सीक्रेट प्लेस कहाँ पर है, हमें कहाँ पर जाना होगा। मंकी उसे सामने की तरफ इशारा करता है और कहता है वहाँ पर उस वाटरफॉल के अंदर एक केव है, हमें उस केव के अंदर जाना होगा, हम लोग उस केव के अंदर जाकर छुप सकते हैं, जहाँ पर इनमें से कोई भी हमें ढूंढ नहीं सकेगा क्योंकि वाटरफॉल के पीछे वो केव किसी को भी दिखाई नहीं देती। जाओ भी ऊपर की तरफ देख रहा होता है, कहता है यहाँ पर किसी को तो क्या वो तो मुझे भी दिखाई नहीं दे रही, वहाँ पर तो कोई भी केव नहीं है। तो यहाँ पर पानी बड़ी स्पीड के साथ ऊपर से नीचे की तरफ गिरा और इसका प्रेशर बहुत ज्यादा है, मुझे तो नहीं लगता कि मैं पानी में से चढ़कर ऊपर जा सकता हूँ। मंकी उसे कहता है अगर तुम यहाँ पर ऊपर चढ़ने की कोशिश भी नहीं करोगे तो फिर तुम्हें पता कैसे चलेगा कि तुम चढ़ सकते हो या नहीं, तुम मेरी तरह ऊपर चढ़ सकते हो बिल्कुल एक बंदर की तरह। उसे कहता हाँ मुझे याद आया, मैंने एक बार एक मंकी के ब्लड को भी रिफाइन किया था, एक लो लेवल का स्कैंडरी डीमन था, हालांकि उसके ब्लड से मुझे कुछ ज्यादा पावर्स नहीं मिली लेकिन मैं बंदर की तरह ऊपर चढ़ सकता हूँ, मेरे पास बंदर की मार्शल आर्ट्स टेक्निक भी है। जाओ अपने मंकी से कहता है अब लोग यहाँ पर और ज्यादा नहीं भाग सकते, अगर हम लोग डीप चले गए तो किसी बड़े पावरफुल डीमन का नाश्ता बन जाएंगे, यहाँ पर यही बेहतर रहेगा कि हमें इसके ऊपर चढ़ना चाहिए और इसको देखना चाहिए क्या हम लोग ऊपर पहुँच सकते हैं या नहीं। इसी केव के अंदर जाकर छुपते हैं। जाओ झरने के सामने जाकर खड़ा हो जाता है और कहता है तो चलो यहाँ पर ऊपर चढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो वहीं पर वो अपनी मंकी आर्ट को एक्टिवेट करता है क्योंकि उसकी बॉडी के अंदर मंकी का ब्लड भी है। मंकी आर्ट को एक्टिवेट करने के बाद जल्दी से जंप करते हुए ऊपर
ऊपर लिपक जाता है। मंकी उसके पाँव के साथ लटका होता है। जाओ कहता है अब तो इसके ऊपर चढ़ना आसान हो गया है। वो थोड़ी देर तक ऊपर की तरफ चढ़ता है, लेकिन वहीं पर उसका पाँव स्लिप हो जाता है, फिर से लुढ़कता हुआ काफी दूर नीचे तक आ जाता है। जाओ कहता है जिसके ऊपर चढ़ना तो काफी ज्यादा मुश्किल है। वो नीचे की तरफ देखता है तो वो काफी ऊंचाई तक पहुंचा होता है। जाओ कहता है अगर मैं जहाँ से गिरा तो मैं वैसे ही मर जाऊंगा। मंकी उसे कहता है ब्रो केव जहाँ से ज्यादा दूर नहीं है, तुम्हारे लेफ्ट साइड के ऊपर जहाँ पर पानी है वहीं पर तुम्हें जंप लगाना होगा और तुम पानी के अंदर उस केव के अंदर चले जाओगे। वरना जाओ उसे कहता है तुम कह रहे हो कि जहाँ पर साइड के ऊपर लेफ्ट की तरफ वो केव है, लेकिन जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ पानी पानी है, मुझे तो कोई भी केव दिखाई नहीं दे रही। साथ ही जाओ मंकी से कहता है क्या तुम अपनी फायर आइज को यूज करते हुए क्या उसे देख सकते हो, क्या तुम्हें दिखाई दे रहा है कि वो केव कहाँ पर है। उसे कहता है हाँ बॉस मैं देख रहा हूँ, मुझे साफ दिखाई दे रहा है कि वहाँ पर पानी के अंदर केव है। केव भी काफी ज्यादा बड़ी है, हमें उसके अंदर जाना होगा। जाओ उसे कहता है लेकिन इससे आगे तो मेरे पाँव रखने की कोई जगह भी नहीं है, तो फिर मैं आगे कहाँ पर जाऊंगा, मुझे नहीं लगता कि मैं केव तक पहुँच सकता हूँ। आगे से हंसना शुरू कर देता हूँ। उसे कहता है बॉस में परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं वहाँ पर तुम्हारी मदद करता हूँ। उसे कहता है क्या तो वाकई में तुम्हारे पास कोई आइडिया है, मुझे बताओ क्या तुम मेरी मदद कैसे करोगे। इसी के साथ ही हमारा मंकी क्योंकि उसके पाँव के साथ लटका होता है वो वहीं पर अपनी 2 उंगलियों को सामने की तरफ करता है और कहता है मैं यहाँ पर अपनी सीक्रेट डीमन आर्ट को यूज करने वाला हूँ। तो जाओ भी काफी ज्यादा खुश होता है और कहता है हाँ क्यों नहीं, चलो जल्दी से अपनी सीक्रेट डीमन आर्ट को यूज करो। कि तुम्हारी सीक्रेट डीमन आर्ट की वजह से हम लोग जल्दी से उस केव के अंदर चले जाएं। तुम अपनी सीक्रेट डीमन आर्ट को यूज करते हुए अपनी दोनों उंगलियों को उसकी तशरीफ के अंदर दंसा देता है, जिसकी वजह से हमारा जाओ ऊपर की तरफ एक जंप लगाता है। ऐसे वो जंप लगाता है वो सीधा उस केव के अंदर चला जाता है। केव के अंदर जाने के बाद वो मुंह के बल ग्राउंड के ऊपर गिरता है, साथ ही उसकी तशरीफ के ऊपर पट्टी भी लगी होती है। वो उसे कहता है मैं तुम्हें मार डालूंगा बेवकूफ बंदर कहेंगे, तुमने वही कुछ किया जो तुमने क्लाउड के साथ किया था, ये कौन सी सीक्रेट डीमन आर्ट है। उसे कहता है ब्रो तुम्हें बताया ना ये एक इमरजेंसी सिचुएशन थी, वहाँ पर हम लोग लटके हुए थे, वहाँ से हम लोग यहाँ तक नहीं पहुँच सकते अगर मैं सीक्रेट डीमन आर्ट को यूज नहीं करता। जबकि जाओ काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है, अपनी पावर्स को रिलीज करते हुए जल्दी से उसके सामने खड़ा हो जाता है और उसे उठाकर झंझोड़ना शुरू कर देता है और उसे कहता है बेवकूफ बंदर कहेंगे, तुम वहाँ पर अपनी साइज को बड़ा भी तो कर सकते थे, तुम अपनी साइज को बड़ा करके बड़ी आसानी से मुझे यहाँ पर लेकर आ सकते थे, लेकिन तुमने अपनी साइज को बड़ा नहीं किया, तुम्हें तो बस मेरी तशरीफ में उंगली डालनी थी। तो यहीं पर थोड़ी देर के बाद गैंगशी को भी दिखाती है। गैंगशी अपने लोगों के साथ वहीं पर झरने के सामने पहुंच जाता है। ये सभी लोग वहीं पर खड़े होकर उसे ढूंढ रहे होते हैं, लेकिन इन्हें वहाँ कहीं पर भी नहीं दिखता। वो लोग तो झरने के ऊपर चढ़ चुके हैं और पानी के पीछे जो केव है उसके अंदर गए हुए हैं। गैंगशी अपने लोगों से कहता है यहीं पर ढूंढो, वो यहीं पर कहीं पर होगा, लास्ट टाइम वो लोग यहीं पर थे, लगता है कि वो यहाँ पर पानी के नीचे छुपा हो, यहाँ पर पानी के नीचे भी देखो। जबकि मंकी वहीं पर झरने के पानी के पीछे से छुपकर उसे देख रहा होता है और हमारे जाओ से कहता है ब्रो वो सभी लोग चले गए, यहीं पर तुम्हें ढूंढ रहे थे, पानी के अंदर भी उन्होंने ढूंढा लेकिन तुम उन्हें नहीं मिले, इसी वजह से वो चले गए हैं। जाओ कहता है तो मैं इस गैंगशी को हमेशा याद रखूंगा, एक ना एक दिन मैं इस बात का बदला जरूर लूंगा। तो लिटिल मंकी वहीं पर बैठा उनके ऊपर नजर रख रहा था, जबकि हमारा जाओ उसकी तरफ देखकर हंसना शुरू कर देता है। लिटिल मंकी उसकी तरफ देखकर कहता है ब्रो अब तुम्हें क्या हो गया। दांत टपकाते हुए उसे कहता है लिटिल मंकी तुम मुझे अपना थोड़ा सा ब्लड एसेंस दे सकते हो, क्यों ना तुम अपना थोड़ा सा ब्लड एसेंस मुझे दे दो, मुझे ज्यादा नहीं चाहिए, मुझे बस थोड़ा सा चाहिए। मंकी उसे कहता है ब्रो अब बस भी करो, तुम यहाँ पर मेरा नाजायज फायदा उठाना चाहते हो। जाओ उसे कहता है मैंने तुम्हें अपनी सारी की सारी जड़ी बूटियाँ दे दी, वो सारी स्पेशल जड़ी बूटियाँ थी, इतनी सारी जड़ी बूटियाँ तुमने मुझसे खाई हैं, बदले में तुम मुझे अपना थोड़ा सा ब्लड एसेंस तो दे ही सकती हो। बाद हमारे जाओ के ऊपर थप्पड़ पड़ने की आवाज आती है, वो उसके मुंह पर थप्पड़ मारता है और उसे कहता है नहीं मैं तुम्हें कुछ भी नहीं देने वाला, मुझे यहाँ पर बिग डिजास्टर को सर्वाइव करना है, जब मैं एक डीमन किंग बन जाऊंगा उसके बाद सोचूंगा कि मुझे तुम्हें ब्लड देना है या नहीं, क्योंकि अगर मैं स्ट्रॉन्ग बन गया फिर तो मुझे तुम्हें ब्लड देने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। जाओ उसे कहता है अच्छा ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं। वो लोग केव में अंदर की तरफ आगे बढ़ते हैं। जैसे वो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो वहाँ पर तो पूरे का पूरा घर सजा होता है। वो कहते हैं ऐसा कैसे हो सकता है, लगता है यहाँ पर कोई रहता था। पर सामने बेड भी लगा होता है और साथ ही वहाँ पर अलमारी पड़ी होती है जिसमें काफी सारी जड़ी बूटियां और एलिक्सर्स रखे होते हैं। जाओ कहता है लगता है कोई बहुत ही पावरफुल बंदा यहाँ पर कभी रहा होगा। तो वहीं पर जाओ को स्पेशल जड़ी बूटियां भी दिखती हैं जो पानी के अंदर उगी होती हैं। जाओ कहता है ये तो स्पिरिट फ्लावर्स हैं, ये वाकई में स्पिरिट फ्लावर्स हैं। जबकि मंकी बड़ी स्पीड से जाम करते हुए पानी के अंदर चला जाता है और जाकर उन फ्लावर्स को खाना शुरू कर देता है। जाओ उसे कहता है बंदर कहेंगे तुम इसी तरह से स्पिरिट फ्लावर्स को नहीं खा सकते, लास्ट टाइम तुमने स्पिरिट स्टोन के साथ भी बिल्कुल ऐसे ही किया था, मेरे हाथ में भी कुछ आने दिया करो, मेरे पास भी कुछ स्पिरिट वाली चीज आने दिया करो। तो जैसे ही मंकी उस स्पिरिट फ्लावर को खाता है उसका साइज फिर से बड़ा हो जाता है। साइज बड़ा होने के साथ उसकी बॉडी के अंदर से काफी सारी एनर्जी भी निकल रही होती है। हमारे जाओ को वहाँ पर कुछ और फ्लावर्स भी मिलती हैं। जाओ कहता है ये तो बहुत ही स्पेशल फ्लावर्स हैं, को 5 कलर स्टार फ्लावर कहा जाता है, हजारों सालों में सिर्फ एक बार ही ब्लूम करते हैं, ब्लूम करने के 3 दिन के बाद ही ये मुरझा जाते हैं। हमारा जाओ वहाँ से एक फ्लावर को उखाड़ कर अपने पास रख लेता है और कहता है ये तो बहुत अच्छी बात है कि मेरे हाथ में इस तरह का एक स्टार फ्लावर लग गया है, फ्लावर की मदद से मैं अपने अंकल को बड़ी जल्दी ठीक कर सकता हूँ, मेरे अंकल फिर से अपने पाँव पर चलना शुरू कर देंगे। साथ ही जाओ वहाँ पर नदी के पानी को पीता है तो वो पानी काफी ज्यादा स्पेशल होता है क्योंकि उसके अंदर वो स्पिरिट फ्लावर उगे होते हैं। इसी वजह से जाओ कहता है इस पानी को पीने की वजह से मेरी इंजरीज बड़ी तेजी के साथ हील हो रही हैं। इसका मतलब यह है कि ये पानी बहुत ज्यादा स्पेशल है। के बाद हमारा जाओ वहाँ से पानी को भी बॉटल के अंदर भर लेता है, फिर साथ ही उसे वहाँ से कुछ कपड़े भी मिलते हैं, बक्से के अंदर से उसे कपड़े मिलते हैं और वो उन कपड़ों को भी अपने लिए रख लेता है। साथ ही वो बिस्तर को देखता है और कहता है इस बिस्तर के ऊपर तो बहुत ही स्पेशल स्किन लगी हुई है, ये सिल्वर बोआ की स्किन है, इसको भी
रख लेते हैं। फिर वहाँ पर उसे एक कंकाल मिलता है, उस कंकाल के पास उसे एक स्क्रॉल मिलता है। वो स्क्रॉल को ओपन करता है और कहता है इसके अंदर तो एक सीक्रेट स्किल लिखा हुआ है, जिसके अंदर लिखा हुआ है कि हम लोग कैसे जान एनर्जी को हासिल कर सकते हैं। वाकई में किसी बहुत ही महान मास्टर ने लिखा होगा, किसी महान मास्टर ने जान एनर्जी को गैदर करने का स्किल इस स्क्रॉल के ऊपर लिखा हुआ है। जाओ कहता है मैं तो बहुत ज्यादा लकी हूँ जब मुझे यहाँ पर ये वाले स्पेशल स्किल्स मिले हैं। यहाँ पर पूरा एक दिन गुजारने के बाद दूसरे दिन जाओ हमारा अपने बाल काट देता है। वो अपने कुछ बालों को काटता है, इससे वो हमारा जाओ पहले से थोड़ा ज्यादा हैंडसम हो गया है। जबकि उसका मंकी स्पिरिट फ्लावर को खाने के बाद वो अभी भी यहाँ पर कल्टीवेट कर रहा होता है। उसकी बॉडी से जबरदस्त एनर्जी निकल रही होती है। मंकी केव के ऊपर चला जाता है। केव के ऊपर जाने के बाद वो दोबारा से यहाँ पर डीमन किंग बनने की कोशिश करेगा, अपनी कोर को रिफाइन करेगा। आसमान के ऊपर से फिर से उसके ऊपर बिजली गिरेगी तो मंकी वहाँ पर खड़ा होता है, आसमान की तरफ देख रहा होता है। तो आसमान के ऊपर से फिर से उसके ऊपर बिजली गिरना स्टार्ट होती है। बिजली जब उसके ऊपर गिरती है तो उसके बाद नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं हमारा जाओ अपने बिस्तर के ऊपर बैठा आता है और कहता है सिक्स ईयर तुम कहाँ पर हो, जल्दी से यहाँ पर आओ। लिटिल मंकी वहाँ से निकलकर बाहर आता है तो लिटिल मंकी काफी ज्यादा ब्लश कर रहा होता है। तो जाओ उसकी तरफ देखता और कहता है क्या हुआ, तुम्हारा साइज बड़ा हुआ। लेकिन नहीं, तुम्हारा साइज तो बिल्कुल भी बड़ा नहीं हुआ। ये क्या, तुम्हारा साइज क्यों नहीं बड़ा हुआ? क्योंकि मंकी उसके सामने खड़ा होता है, स्पार्कल कर रहा होता है। वो उसके सामने इस तरह खड़ा होता है कि खुद ही गैस करो। और उसकी तरफ देखता और कहता है मुझे लगता है कि तुमने यहाँ पर बिग डिजास्टर को सर्वाइव कर लिया। इसका मतलब अब तुम किंग लेवल के मंकी बन चुके हो, किंग लेवल के डीमन बन चुके हो। फिर भी तुम मुझे बिल्कुल वैसे के वैसे ही लग रहे हो। तुम तो एक बंदर थे और अभी एक बंदर ही हो। मंकी इस बात से गुस्सा आ जाता है और जल्दी से जंप करते हुए नीचे उतर आता है और कहता है तुम्हें कुछ भी नहीं पता, मैंने अपनी बॉडी के अंदर रॉयल ब्लड को एक्टिवेट कर लिया है। यहाँ पर जितने भी बिग डीमंस हैं वो सभी लोग मेरे सामने कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि अब मैं डीमंस का किंग बन चुका हूँ। मैं उन सभी से ज्यादा स्ट्रॉन्ग हूँ। जाओ को वहाँ से एक बुक में मिलती है। हमारा जाओ उस बुक के अंदर लिखे हुए सारे स्किल्स को याद कर लेता है और फिर साथ इस बुक को जला देता है और कहता है इसके अंदर लिखे हुए स्किल्स को तो मास्टर याद कर लिया, अब इसको पास प्रैक्टिस करना बाकी है। तुम्हारा जाओ कहता है हमें यहाँ पर इस केव के अंदर काफी ज्यादा दिन हो चुके हैं, चलो यहाँ से बाहर निकलते हैं। आज जाकर हमें कुछ मॉन्स्टर्स को भी मारना पड़ेगा ताकि हम लोग पॉइंट्स ले सके, क्योंकि स्कूल का एग्जामिनेशन खत्म होने वाला है, हमें पॉइंट्स की जरूरत पड़ेगी। वो लोग केव से बाहर निकलते हैं और झरने के ऊपर जाकर खड़े होकर सामने की तरफ देखते हैं। तो लिटिल मंकी से कहता है वहाँ पर सामने वो माउंटेन्स दिखाई दे रही हैं, उन माउंटेन्स के पीछे काफी ज्यादा पावरफुल डीमन बीस्ट है। हमें वहाँ पर जाकर उन डीमन बीस्ट को मारना होगा ताकि हमें काफी सारे पॉइंट्स मिल सके। लगता है कि जब मैं उन सारे डीमन बीस्ट को मारकर इस टेस्ट को पास करके बाहर निकलूंगा तब तक मैं एक मीडियम लेवल का जान वॉरियर बन चुका हूँ। दोनों जल्दी से वहाँ से उतरते हैं और माउंटेन एरिया की तरफ चले जाते हैं। जब ये माउंटेन्स के पीछे पहुँचते हैं तो वहाँ पर बड़े बड़े हाथी मॉन्स्टर्स होते हैं, वो बड़े बड़े डीमन हाथी होते हैं। उनका लीडर आगे आगे चल रहा होता है। जाओ और मंकी दोनों ही वहीं पर झाड़ियों में छुपे होते हैं। जाओ लिटिल मंकी से कहता है ये तो ब्लैक स्केल एलिफेंट है और ये बहुत ज्यादा रेयर डीमन बीस्ट होते हैं, बहुत ज्यादा पावरफुल होते हैं क्योंकि इनकी स्किन के ऊपर स्केल्स होते हैं जो कि बहुत ज्यादा हार्ड है। अगर मुझे इनमें से किसी एक का थोड़ा सा भी ब्लड एसेंस मिल गया अपनी स्ट्रेंथ को बढ़ा सकता हूँ, मेरा चमड़ा भी इसकी तरह बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। तुम्हारा जाओ सोच रहा होता है लेकिन मैं इनमें से किसी एक डीमन बीस्ट को यहाँ पर पकड़ूंगा कैसे, यहाँ पर तो बहुत सारे ये सारे झुंड में घूम रहे हैं। मेरी मास्टर भी यहाँ पर होती है, अपनी फुल स्ट्रेंथ के साथ इनमें से किसी एक पर भी अटैक करती तो वो इन सभी के साथ नहीं निमट सकती थी। वो कहता है तो मुझे लगता है कि मुझे यहीं पर रुककर इंतजार करना होगा, शायद इनमें से कोई ऐसा एलिफेंट हो जो कि इनमें से बिखर जाए, अलग हो जाए और उसके बाद मैं अकेले पर अटैक करके उसका ब्लड ले सकता हूँ। वो साइड पर देखता है तो उसका मंकी वहाँ पर नहीं होता। मंकी वहाँ पर सामने चला जाता है और जाकर एक डीमन बीस्ट हाथी के ऊपर अटैक करता है। हाथी बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और मंकी के पीछे लग जाता है। तो मंकी वहाँ से आगे की तरफ भाग रहा था जबकि वो बाकी के सारे हाथी उसका पीछा कर रहे होते हैं। जब वो बाकी के सारे हाथी उसका पीछा कर रहे होते हैं तो वहाँ पर एक हाथी बच जाता है जो कि वहाँ पर घास खा रहा था। शाओ कहता है लगता है यही मेरा मौका है, ये हाथी अकेला रह गया है, मैं इस अकेले हाथी के ऊपर अटैक करके इसका ब्लड ले सकता हूँ। हाथी बड़ी आराम से वहाँ पर घास खा रहा था जबकि हमारा जाओ जल्दी से जंप करते हुए बाहर निकलता है, अपने पांचवें पावर को रिलीज करता है और हाथी की चेस्ट के ऊपर एक जबरदस्त पंच मारता है। वैसे एक जबरदस्त पंच मारता है लेकिन वो हाथी नीचे गिरने की बजाय फिर से अपने आप को बचा लेता है क्योंकि वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, उसके स्केल्स भी ज्यादा हार्ड होते हैं। बचने के बाद सामने की तरफ भागना शुरू करता है, साथ ही अपने साथियों को आवाज दे रहा होता है। बाकी के उसके सारे साथी भी पीछे की तरफ भागना शुरू करते हैं। जाओ कहता है ये तो बहुत बड़ी मुश्किल होगी, वो सभी लोग भी भागते हुए इसी तरफ आ रहे हैं, मुझे जल्दी से जल्दी इसको खत्म करना होगा। जाओ जल्दी से अपने पास से अपनी वो टूटी हुई तलवार निकालता है जो कि अब एक बाला बन चुका है, वो भी लेवल अप हो चुकी है। जाओ कहता है तो मुझे जल्दी से जल्दी इस हाथी का काम तमाम करना होगा इससे पहले कि बाकी के सारे हाथी जहाँ पर पहुंच जाए। जाओ अपने गार्डली वेपन के साथ उसके ऊपर अटैक करता है। वो अपने बाले को जैसे उसकी चेस्ट के साथ टकराता है तो बाला उसकी बॉडी के अंदर धंस जाता है क्योंकि वो एक गार्डली वेपन होता है। इसी वजह से एलिफेंट के ब्लैक स्केल्स भी उसके सामने कुछ भी नहीं है। अब इस बात से काफी ज्यादा हैरान होता है कि उसने बड़ी आसानी के साथ इस हाथी को मार दिया है। कहता है इस टूटी हुई हेल्बर्ट जो अब एक बाला बन चुकी है, इसकी पावर तो काफी ज्यादा है। जब से मैंने इसकी सेकंड फॉर्म को अवेकन किया है इसकी स्ट्रेंथ पहले से बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। तो उस बड़े से हाथी को मारने के बाद उसका ब्लड एसेंस लेने के बाद उसी वक्त वो साइड पर देखता है तो लिटिल मंकी उन सभी मॉन्स्टर्स के आगे भाग रहा होता है। वो उसे कहता है ब्रो जल्दी से यहाँ से भागो, ये एलिफेंट जहाँ पर पहुँच आए हैं। दोनों ही जल्दी से जंप करते वहाँ पर पेड़ों के ऊपर चढ़ जाते हैं। जाओ लिटिल मंकी से कहता है चलो यहाँ से निकलते हैं, हमारा काम हो गया है। और वो दोनों पेड़ों के ऊपर से जंप करते हुए वहाँ से भाग जाते हैं। बाकी के सारे हाथी वहीं पर खड़े काफी ज्यादा गुस्से में होते हैं, लेकिन इन लोगों का काम हो जाता है जिसकी वजह से ये लोग भागकर वहाँ से साइड के ऊपर आ जाते हैं। वहाँ से साइड पर
आने के बाद एक पेड़ के साथ लटका होता है और एप्पल खा रहा होता है, जबकि हमारा जाओ वहीं पर बैठा होता है। जाओ ने अपने हाथ में अपनी हेलबर्ट को पकड़ा होता है। हेलबर्ट यानी कि अब उसकी सेकंड फॉर्म के बाद अब जो बाला बन चुका है। फाइट के दौरान उसका डंडा टूट गया था, लेकिन उसका डंडा अपने आप वहाँ पर रिकवर कर रहा होता है। जाओ कहता है ऐसा कैसे हो सकता है, मुझे लगा था कि ये अपने आप से रिकवर कर रहा है और ये वाकई में अपने आप से रिकवर कर रहा है। ये टूटा हुआ था लेकिन इसके अंदर जो गड्ढा बना था वो अपने आप रिकवर हो गया है। मुझे तो लगता है कि ये डीमंस के ब्लड को सोख सकता है। ये उनकी ब्लड पावर को एब्जॉर्ब करने के बाद अपनी पावर्स को इंक्रीज कर सकता है। इसका मतलब तो ये हुआ कि ये एक मैजिक वेपन है। तो अपने पास से एक ब्लड वाली बोतल निकालता है और उस बोतल के अंदर से एक ड्रॉप उस डंडे के ऊपर डालता है। जैसे वो उसके ऊपर डालता है तो उसके अंदर से काफी सारी रोशनी निकलती है और वो सारे ब्लड को एब्जॉर्ब कर लेता है। जाओ ये देखकर और भी ज्यादा हैरान होता है और कहता है मुझे बिल्कुल ठीक ही लगा था, ये तो वाकई में एक मैजिक वेपन है। ये दूसरे डीमंस के ब्लड को डिवावर कर सकता है बिल्कुल मेरी तरह, और ये डीमंस के ब्लड को डिवावर करने के बाद अपने आप को लेवल अप भी कर सकता है। तो जाओ अपने बाले को वापस से अपने थैले के अंदर रख लेता है और कहता है मुझे इसे बचा कर रखना होगा, कहीं मुझसे कोई इसको छीन न ले, क्योंकि ये एक लाइफ सेविंग आइटम है। इसको अपने पास रखने से मैं किसी भी दुश्मन का सामना कर सकता हूँ। ये लोग यहीं पर छुप कर बैठे होते हैं, जबकि आसमान के ऊपर एक बड़ा सा ईगल पंछी होता है। वो एक डीमन ईगल पंछी होता है जो कि आसमान में उड़ रहा होता है और मंकी को उस ईगल पंछी से छुपना पड़ता है क्योंकि वो साइज में भी काफी बड़ा होता है और पावरफुल भी होता है। जाओ कहता है जब भी ये ईगल जहाँ से उड़कर गुजरता है मुझे छुपना पड़ता है, एक ना एक दिन मैं इसको भी शूट करूंगा और फिर इसको नीचे गिरा लूंगा। मैंने अभी तक इस एरिया में बहुत सारे बिग डीमंस को मारा है, उन सारे बिग डीमंस को मैंने बड़ी आसानी से मार लिया, लेकिन ये ईगल डीमन मेरा पीछे ही नहीं छोड़ रहा। इस वजह से मुझे बार बार यहाँ पर छुपना पड़ रहा है। उसी वक्त उनके सामने एक लेजर मॉन्स्टर होता है जो कि अपने दो पैरों के ऊपर खड़ा होता है। वो इनकी तरफ देख रहा था, जबकि हमारा मंकी भागता हुआ उसके पास चला जाता है। वो मंकी की तरफ देखता है, मंकी उसकी तरफ देखता है। हमारा मंकी अपने मुंह से फायर निकालता है और उसके ऊपर अटैक करता है, जिसकी वजह से वो लेजर मॉन्स्टर उड़ता हुआ दूर जाकर गिरता है। तो इस लेजर वाले मॉन्स्टर के दूर गिरने की वजह से और फायर के वहाँ पर अटैक होने की वजह से ग्राउंड के ऊपर से थोड़ी सी मिट्टी हट जाती है और मिट्टी के नीचे से एक बड़ा सा क्रिस्टल निकलता है। उसे देखकर बहुत सा हैरान होता है और कहता है ये तो बिल्कुल एक जान स्टोन की तरह लग रहा है। भागता हुआ जल्दी से आगे बढ़ता है और कहता है स्टोन का टेक्सचर बहुत ज्यादा क्लियर है और इसके ऊपर काफी सारी ग्रीन मॉस भी है। मुझे लगता है कि इस बड़े से क्रिस्टल के अंदर एक बड़ा सा जान स्टोन हो सकता है। तुम्हारा शाओ उस बड़े से पत्थर को देखकर बहुत ज्यादा खुश हो रहा था, जबकि मंकी उसके ऊपर हाथ रखता है और उसे कहता है ब्रो तुम ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकते। उसे कहता है तुम्हारी इस बात का क्या मतलब है, कि उसे कहता है ये पत्थर मैंने ढूंढा है तो ये मेरा हुआ। तो जाओ उसे इशारा करते हुए कहता है नहीं तुमने इस पत्थर को नहीं ढूंढा, तुमने तो इस लेजर मॉन्स्टर को ढूंढा था जिसके ऊपर तुमने अटैक किया और इसको जलाकर तुमने भून दिया। चलो जल्दी से जाओ और इसको जाकर खाओ, ये पत्थर मेरा है जिसे मैंने ढूंढा है। लेकिन मंकी फिर से इस पत्थर को पीछे खींच लेता है और उसे कहता है ब्रो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, मैंने इस पत्थर को ढूंढा था, मैंने अपनी जान आइज को यूज करते हुए इस पत्थर को देखा, उसके बाद मैंने मॉन्स्टर के ऊपर अटैक किया। मुझे पता था कि यहाँ पर पहले से एक पत्थर है तो ये पत्थर मेरा हुआ। हमारा जाओ उसे कहता है अब यहाँ पर झगड़ने की जरूरत नहीं है, मैंने वैसे भी उस गुफा के अंदर से मिलने वाली बुक को मास्टर किया है जिसके अंदर जान स्टोन्स को ढूंढने का एक मेथड लिखा हुआ था। मुझे लगता है कि मैं भी जान स्टोन्स को ढूंढ सकता हूँ, तो तुम इसको रख सकते हो, फ्यूचर में मुझे भी कोई ना कोई जान स्टोन जरूर मिल जाएगा। क्या उसे कहता है अच्छा ठीक है अब लाओ जरा इस पत्थर को तोड़कर देखते हैं क्या इसके अंदर से जान स्टोन निकलता है या नहीं। तो हमारा शाओ उसे वहीं पर रखता है और उसे तोड़ता है तो उसके अंदर से काफी सारी रोशनी निकलती है कि वो वाकई में एक जान स्टोन होता है। वो दोनों इसे देखकर बहुत सा हैरान हो जाते हैं कि ये तो वाकई में एक जान स्टोन है। उसी वक्त साइड के ऊपर से उन्हें काफी सारे वुल्फ्स की आवाज आ रही होती है, तो कुछ लोग वुल्फ्स के ऊपर बैठकर उस तरफ भागते हुए आ रहे होते हैं और उनके सामने एक लड़की के चिल्लाने की आवाज आ रही होती है। शाओ जल्दी से अपने पत्थर को छुपा लेता है और कहता है कोई यहाँ पर आ रहा है। शाओ अपने मंकी से कहता है तुम जल्दी से जाकर छुप जाओ, मुझे लगता है कि ये टाइगर 2 डीमन हंटिंग ग्रुप से हैं। अगर ये लोग वाकई में वो और मेरे पर अटैक करना चाहते हुए तो तुम नीचे आ जाना और इन सभी को मार डालना। मंकी से कहता है ठीक है। जबकि उन लोगों के पहुंचने से पहले वहाँ पर एक लड़की आती है जिसका नाम मी होता है। मी भागती वहाँ पर आती है और हमारे शाओ से कहती है प्लीज मेरी हेल्प करो। तो उस लड़की को देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है कि तुम कहाँ से आई हो। वो कहता है इस तरह की एक नो डीमन एबिस जो कि बहुत ज्यादा पावरफुल एरिया है जहाँ पर एक कमजोर सी लड़की क्या कर रही है। लड़की जल्दी से भागती हुई हमारे शाओ के पीछे जाकर छुप जाती है और उसे कहती है प्लीज मुझे बचाओ, वो लोग मेरे पीछे लगे हुए हैं, मुझे मार डालेंगे। साथ ही वो हमारे शाओ को ऑफर देते हुए कहती है मैं सारी जिंदगी तुम्हारी सर्वेंट बन के गुजार दूंगी, बस मेरी जान बचा लो। शाओ इस बात से और भी ज्यादा हैरान होता है और उस लड़की से कहता है लड़की तुम कौन हो और तुम यहाँ पर इस जंगल में कैसे आई, तुम्हें पता है ना कि तुम इस वक्त नो डीमन एबिस में हो, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ डीमंस होते हैं। उसी वक्त टाइगर टूथ हंटिंग ग्रुप के लोग भी वहाँ पर पहुंच जाते हैं। तो एक लड़का जो कि उनका लीडर होता है वो चिल्लाकर कहता है लड़के यहाँ पर से साइड पर हट जाओ, अगर तुम मरना नहीं चाहते तो इस लड़की को यहीं पर छोड़ो और दफा हो जाओ। तो जाओ उस बंदे की तरफ देखता और कहता है इसके पास जो एक डीमन वुल्फ है वो एक स्नो डीमन वुल्फ है, वो एक बिग डीमन है, जबकि इसकी स्ट्रेंथ भी एक टॉप लेवल के जनरल के बराबर है, इसे डील करना काफी मुश्किल हो सकता है। वो उनसे कहता है ये मेरी दोस्त है इसलिए प्लीज इसको छोड़ो और शान से चले जाओ, मेरी दोस्त को यहाँ पर बुली नहीं कर सकते। तो वो लड़का जल्दी से अपने बाले को निकालता है और शाओ के सामने करते हुए कहता है लड़के तुम्हें सब में इन्वॉल्व होने की जरूरत नहीं है, मैं यहाँ पर तुम्हें सिर्फ 3 सेकंड्स का टाइम देने वाला हूँ, यहाँ से गायब हो जाओ, अगर तुम गायब नहीं होते तो फिर तुम्हें गायब कर देंगे इस दुनिया से। कैप्टन के साथ जो लड़का होता है वो कहता है ये लड़का तो कुछ ज्यादा ही ओवर कॉन्फिडेंट लगता है, इसे लगता है ये इस लड़की को बचा सकता है। वो हमारे शाओ से कहता है क्या तुम्हें बता भी है तुम इस वक्त किसके सामने खड़े हो। हमारे टाइगर 2 डीमन हंटिंग ग्रुप के डिप्टी कमांडर
कमांडर हैं। जाओ ये बात सुनते ही बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और कहता है तो क्या तुम लोग वाकई में टाइगर टूथ डीमन हंटिंग ग्रुप से हो? तो लोग उसे कहते हैं हाँ हम लोग उसी ग्रुप से हैं। तो अब तुम्हें हमारे बारे में पता है, इसका मतलब अब तुम्हारे सामने घुटने टेकर माफी की भीख मांगोगे। जबकि मी अभी भी हमारे शाह से कह रही थी प्लीज मेरी हेल्प करो वरना ये लोग मुझे मार डालेंगे। तो हमारा शाह से कहता है ठीक है तुम पीछे रहो, अभी मैं तुम्हारी हेल्प करता हूँ। और साथ ही वो कहता है जबकि तुम सभी लोग टाइगर टूथ डीमन हंटिंग ग्रुप से हो फिर तो मुझे तुम सभी को मारने में जहाँ पर जरा भी हिचकिचाहट नहीं होने वाली। वो 6 ईयर से कहता है 6 ईयर चलो जल्दी से आ जाओ इनको मार डालो। 6 ईयर बड़ी स्पीड से ऊपर से नीचे की तरफ उतरता है और अपनी जान पावर को एक्टिवेट करता है। 6 ईयर क्योंकि अब अपनी पावर्स को एक्टिवेट करने के बाद एक फायर मंकी बन चुका है तो अपनी फायर को एक्टिवेट करते हुए उन सभी के ऊपर अटैक करता है। वहाँ पर एक जबरदस्त धमाका होता है और उनमें से आधे तो वहीं पर जलकर मार जाते हैं। तो जो लोग वहाँ पर चल रहे होते हैं वो अपने कमांडर से कह रहे होते हैं कमांडर हमारी हेल्प करो हमारे ऊपर आग लगी हुई है। लेकिन कमांडर वहाँ पर क्या कर सकता है, वो बस देखकर वहाँ पर हैरान हो रहा था और कहता है अब यहाँ पर हो क्या रहा है, ये मंकी कहाँ से आ गया, ये तो एक बहुत ही पावरफुल डीमन किंग है। तो मंकी वहाँ पर उनके सामने खड़े होकर फिर से अपनी पावर्स को रिलीज करता है। वो एक जोरदार चीख मारता है जबकि वो लोग बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं और अपने वोल्स के ऊपर से नीचे गिर जाते हैं और कहते हैं जी तो फायर मंकी का किंग लगता है, जल्दी से यहाँ से भागो वरना ये हम सभी को मार डालेगा। वो पीछे की तरफ भागना शुरू करते हैं तो मंकी उनके ऊपर अपनी फायर थूकता है। वैसे एक एक के ऊपर निशाना लगाते हुए उन सभी को मार रहा होता है जबकि उनमें से कुछ बचकर वहाँ से भाग जाते हैं। तो मंकी भी उनके पीछे जाने लगता है जबकि जाओ से कहता है तुम्हें उनके पीछे जाने की जरूरत नहीं है, वापस आ जाओ। तो मंकी जल्दी से जंप करते हुए वापस आ जाता है। जैसे मंकी वहाँ से वापस आता है तो वो उस लड़की मी की तरफ देखकर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और चिल्लाकर एक रोर करता है। लड़की बहुत ज्यादा घबरा जाती है और हमारे जाओ के पीछे छुप जाती है। जाओ चिल्लाकर अपनी मंकी से कहता है 6 ईयर तुम क्या कर रहे हो, तुम इसे देखकर इस तरह चिल्ला क्यों रहे हो। मंकी हमारे जाओ को बताता है कि ये लड़की नहीं है बल्कि ये एक डीमन है। जैसे वो उसे कहता है कि ये एक डीमन है, जाओ बड़ी स्पीड के साथ जंप करते हुए उसके पास से पीछे हट जाता है और उसे कहता है कैसे हो सकता है, अगर ये एक डीमन है तो इसका मतलब ये है कि ये एक डीमन किंग होगी जो कि यहाँ पर इंसानी फॉर्म में है, सिर्फ और सिर्फ डीमन किंग इंसानी फॉर्म को ले सकते हैं। तो मियो से कहती है ब्रदर प्लीज मेरा भरोसा करो, मैं कोई डीमन नहीं हूँ बल्कि मैं एक इंसान हूँ, मैं एक डीमन नहीं हूँ। तो मंकी चिल्लाकर उसे कहता अपनी बकवास बंद करो, तुम यहाँ पर मेरे सामने झूठ कैसे बोल सकती हो, मैं अपनी जान आइज के साथ तुम्हें देख सकता हूँ, तुम एक फॉक्स डीमन हो। तो मी वहीं पर नीचे गिर जाती है और उड़ते हुए उनसे लोगों से कहती है मैं कोई डीमन नहीं हूँ, मैं एक इंसान हूँ, प्लीज मेरा भरोसा करो, मैं कोई डीमन नहीं हूँ, मैं एक इंसान हूँ। गाँव से कहता है 6 ईयर कहीं तुमने कोई गलती तो नहीं कर दी, ये तो एक इंसान ही लग रही है, तुम्हें ये किस एंगल से एक डीमन लग रही है, मुझे तो ये डीमन नहीं लगती। तो जैसे हमारा जाओ उसके पीछे की तरफ देखता है तो उसके पीछे से पूंछ निकली होती है, यानी कि वो एक फॉक्स टेल होती है, वो अपनी पूंछ को वहाँ पर छुपा रही होती है। हमारा जाओ कहता है तुम्हारी तो एक पूंछ भी है, इसका मतलब ये वाकई में सच है कि तुम एक फॉक्स डीमन हो। अपनी पूंछ को पकड़कर उखाड़ना शुरू कर देती है और कहती है नहीं मैं एक डीमन नहीं हूँ, मैं एक इंसान हूँ, मुझे एक इंसान बनना है, मुझे एक डीमन नहीं बनना। हाँ मुझे देखने के बाद आगे बढ़ता है और उसे कहता है तुम क्या कर रही हो, प्लीज रुक जाओ, ऐसा मत करो। तो मी आगे से रोना शुरू कर देती है और उसे कहती है मुझे जाने दो, मुझे यहाँ पर एक डीमन नहीं बनना, इसी वजह से मैं मरने के लिए नो डीमन अबिस में आई हूँ, मैं कोई डीमन नहीं हूँ, मैं एक इंसान हूँ, मुझे एक इंसान बनना है। तुम्हारा जाओ उसे कहता है प्लीज शांत हो जाओ, तुम अगर एक डीमन भी हो तो तुम आधी इंसान भी हो, तो तुम्हें यहाँ पर इस तरह बिहेव नहीं करना चाहिए, तुम यहाँ पर मर तो नहीं सकती। मी रोते हुए उसे कहती है गाँव में सभी लोग यही कहते हैं कि मैं एक इंसान नहीं हूँ, मैं एक कम्प्लीट डीमन हूँ, तो सभी लोग मुझे कहते हैं कि तुम्हें शरापित हो, सभी लोग मुझे बहुत ज्यादा डिसलाइक करते हैं और सभी लोग मुझे बुली करते हैं, वो सभी मुझे मारते रहते हैं। तुम्हारा जाओ उसकी बात सुनने के बाद सोच रहा होता है मेरी बॉडी के अंदर भी डीमन ब्लड है, अगर फ्यूचर में मैं एक डीमन बन जाता हूँ तो हो सकता है कि सभी लोग मुझे भी डिसलाइक करें। तो हमारा जाओ जल्दी से आगे बढ़ता है और उसे गले से लगा लेता है और कहता है तुम्हें बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है, अब मैं तुम्हारे साथ हूँ, वजह से अब तुम्हें मरने की जरूरत भी नहीं है। तो वो और भी ज्यादा रोना शुरू कर देती है और कहती है क्या वाकई में। जाओ से कहता है आज के बाद कोई भी तुम्हें हिट नहीं कर पाएगा, कोई भी तुम्हें बुली नहीं करेगा। मंकी वहीं पर खड़ा ये सब कुछ देख रहा होता है कि ये यहाँ पर कर क्या रहा है। हमारा जाओ से एक पत्थर के ऊपर लिटा देता है, वो वहीं पर सो जाती है। हमारा जाओ उसकी तरफ देखकर शर्मा रहा होता है, कहता है हालांकि जो फॉक्स डीमंस होते हैं वो इनके पास स्पेशल चार्मिंग की पावर्स होती हैं, लेकिन इस लड़की ने यहाँ पर कोई भी चार्मिंग की पावर्स को एक्टिवेट नहीं किया, लेकिन फिर भी ये लड़की मुझे बहुत ज्यादा खूबसूरत लग रही है। तो रात के वक्त ये लोग यहीं पर आग जलाते हैं और आग जलाकर इन लोगों ने एक मीट का बड़ा सा टुकड़ा आग के ऊपर चढ़ाया होता है। मंकी उसकी तरफ देखकर स्पार्कल कर रहा होता है क्योंकि उसे बहुत ज्यादा भूख लगी होती है, जबकि हमारा जाओ वहीं पर बैठा सोच रहा होता है कि मैं इस लड़की मी को अपने साथ लेकर जाऊं, लेकिन मैं इसे कहाँ पर रखूंगा, ऐसे टाउन में लेकर तो नहीं जा सकता, ना ही अकेडमी में लेकर जा सकता हूँ क्योंकि उन सभी लोगों को पता चल जाएगा कि ये एक फॉक्स डीमन है। साथ ही जाओ कहता है मदर हमेशा ही मुझे कहती है कि वो लॉन्ग फैमिली में नहीं रहना चाहती, उन्हें अपना घर चाहिए, तो मुझे लगता है कि मैं इस लड़की के लिए और मदर के लिए एक नया घर ले सकता हूँ जहाँ पर ये लड़की मेरी माँ की मेड बनकर उसको सर्व कर सकती है। जाओ ये आइडिया सोचने के बाद जब सामने की तरफ देखता है उस मीट के टुकड़े की तरफ, तो वहाँ पर मंकी ने उस मीट के टुकड़े को खा लिया होता है। जाओ कहता है ये तुमने क्या किया बेवकूफ बंदर कहेंगे, तुमने फिर से ये सारे मीट के टुकड़े को खा लिया। बाकी का बचा हुआ टुकड़ा होता है हमारा जाओ उसके पास से उसे खींच रहा होता है, कहता है चलो जल्दी से मुझे दो, ये मेरा भी है। ये भी उसी वक्त उठकर बैठ जाती है और उनकी तरफ देख रही होती है। तो जाओ मंकी के हाथ से उस टुकड़ा खींच लेता है और उसे कहता है मी ये लो, ये तुम्हारे लिए है, तुम्हें भूख लगी होगी, चलिए जल्दी से इसको खा लो। तो मी उसके पास से वो टुकड़ा ले लेती है और उसे खाना शुरू करती है। मंकी बेचारा वहीं पर मुंह बनाकर खड़ा हो जाता
जाता है। हमारा जाओ से कहता है मुझे लगता है कि तुम्हें और भी ज्यादा भूख लगी होगी, मैं तुम्हारे लिए एक और मीट का टुकड़ा ग्रिल कर देता और वो एक और मीट का टुकड़ा आग के ऊपर चढ़ा देता है। उसके पास वहीं पर बैठ जाती है और उसे कहती है क्या तुम्हें मुझसे बिल्कुल भी डर नहीं लगता, क्योंकि मेरी बॉडी के अंदर डीमन ब्लड है और मैं फहादी फॉक्स डीमन हूँ, ऐसा ना हो कि मैं तुम्हारे ऊपर अटैक कर दूं। हमारा जाओ से कहता है मुझे तुमसे डर क्यों लगेगा, मुझे तुमसे बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है। उसे कह दिया क्योंकि मैं एक डीमन हूँ, इसी वजह से तुम्हें मुझसे डरना चाहिए। जाओ से कहता है हाँ ये बात तो है कि शुरुआत में मैं तुमसे थोड़ा सा डर गया था, क्योंकि मुझे लगा कि शायद तुम एक डीमन किंग हो। डीमन किंग बहुत ज्यादा पावरफुल होते हैं और वो इंसानी शक्ल भी ले सकते हैं। मुझे लगा शायद तुम यहाँ पर मुझे मारने के लिए मेरे करीब आई हो इंसानी फॉर्म लेकर और मुझे किसी जाल में फंसाना चाहती हो, लेकिन अब मुझे तुमसे बिल्कुल भी डर नहीं है, क्योंकि तुम एक आदि इंसान हो मेरी तरह, क्योंकि मेरी बॉडी के अंदर भी डीमन ब्लड है और कोई एक नहीं बल्कि बहुत सारी डिफरेंट टाइप्स का डीमन ब्लड है। मुझे लगता है कि मैं भी एक ना एक दिन एक इंसान से एक डीमन बन जाऊंगा। मैं यहाँ पर तुमसे डर नहीं सकता, क्योंकि मैं खुद भी एक डीमन बनने वाला हूँ। हैरान होकर उसे कहती है क्या तुम वाकई में इस बारे में सीरियस हो, क्या तुम्हारे पास भी डीमन ब्लड है? वो उसे कहता है हाँ मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ, अगर मेरे पास डीमन ब्लड नहीं होता तो फिर मैं तुम्हें यहाँ पर बचाता ही क्यों, क्योंकि मैं भी एक हाफ डीमन हूँ। जाओ से कहता है जल्दी से मुझे ये बताओ कि तुम यहाँ पर फंसी कैसे, तुम यहाँ पर कैसे आई हो? ये दोनों बातें कर रहे होते हैं जबकि मंकी फिर से वहाँ से गोश्त के टुकड़े को उतार लेता है। मी उसे सारी स्टोरी बताने लगती है। वो उसे कहती है मेरा नाम मीहू है, मेरी उम्र इस वक्त 18 साल है। मैं 18 साल पहले एक गाँव में पैदा हुई थी, वो कि इंपीरियल सिटी से ज्यादा दूर नहीं था। मैं उस गाँव में पैदा हुई थी। मेरे पैदा होने के बाद मेरी माँ मर गई। मेरी माँ के मरने के 10 साल के बाद जब मेरे फादर हमें हंटिंग के लिए गए हुए थे तो वहाँ पर वो भी मारे गए। वहाँ पर एक मॉन्स्टर ने मेरे फादर को मार डाला। मेरे फादर के मरने के बाद उसी साल ही मेरी ग्रैंड माँ, मेरी दादी माँ वो भी मर गई। और दादी माँ के मरने के बाद जो कि मुझे बहुत ज्यादा प्यार करती थी, अब मुझे प्यार करने वाला कोई भी नहीं बचा था, जिसकी वजह से सभी लोग मुझे बुली करना शुरू कर दिया। उन सभी को लगता है कि मैं एक जिन्स हूँ, यानी कि मैं एक शराबीत हूँ, जिसके साथ भी मैं रहती हूँ वो लोग मारे जाते हैं, उनकी किस्मत खराब हो जाती है। ये सब कुछ देखने के बाद मेरे ग्रैंडफादर जो कि एक म्यूजिशियन थे वो मेरे पास आए और मुझे अपने साथ लेकर वहाँ से चले आए। ग्रैंडपा मुझे अपने साथ उस गाँव से लेकर इंपीरियल सिटी में आ गए। इंपीरियल सिटी में आने के बाद हम लोग यहाँ पर अपनी जिंदगी के लिए यानी कि पैसे कमाने के लिए यहाँ पर गाना गाते और साथ में मैं डांस करती थी। ग्रैंडपा बहुत ही अच्छा म्यूजिक बजाते थे, जबकि मैं उनके साथ काफी सारे होटलों में जाती और वहाँ पर जाकर डांस करती थी। इसी तरह हम लोग यहाँ पर पैसा कमाते थे ताकि हम लोग अपनी जिंदगी गुजार सकें। याओ से कहता है क्या तुमने अपनी सारी जिंदगी इसी तरह गुजारी है? वो उसे कहती है हाँ मैंने अपनी सारी जिंदगी इसी तरह गुजारी है, रेस्टोरेंट्स में नाच नाच कर। तो साथ ही वो रोना शुरू कर देती है। याओ से कहता है तुम्हारे साथ तो वाकई में बहुत ही बुरा हो। वो उसे कहती है मुझे इस सबसे इतना फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जिंदा रहने के लिए कुछ ना कुछ तो करना था, इसी वजह से मैं वहाँ पर ग्रैंडपा के साथ नाचती थी। लेकिन फिर एक दिन अचानक मैंने अपनी पावर्स को अवेकन कर लिया, यानी कि मेरी पूंछ और मेरे कान निकल आए। तो मेरे ग्रैंडपा मुझसे बहुत ज्यादा डर गए। ग्रैंडपा को लगा कि किसी वक्त मैं उनको भी मार डालूंगी। इसी वजह से ग्रैंडपा ने मुझसे बहुत ज्यादा डरना शुरू कर दिया। तो मुझे भी पता चल गया था कि अब मैं एक डीमन बनने वाली हूँ। तो मैं ग्रैंडपा को छोड़कर नो डीमन अबिस में चली आई। मैं इंसानों से दूर आ गई हूँ ताकि मैं किसी इंसान को ना नुकसान पहुँचाऊँ और यहाँ पर अकेली इन सारे डीमंस में मर सकूँ। हमारा जाओ मी के सर पे हाथ रखता है और उसे कहता है मी मुझे ये बताओ क्या तुम मेरे पर भरोसा करती हो? मी उसे कहती है हाँ मैं तुम्हारे पर भरोसा करती हूँ। मुझे पता है कि मिस्टर जाओ तुम एक वाकई में बहुत ही अच्छे इंसान हो। हमारा जाओ उसे कहता है तुम्हें आज के बाद मुझे मिस्टर जाओ कहने की जरूरत नहीं है, ये बहुत ज्यादा अजीब लगता है, तो मुझे यहाँ पर सिर्फ जाओ ही कह सकती हो। जाओ उसे कहता है अगर तुम्हें मेरे पर भरोसा है तो फिर तुम मेरे साथ रह सकती हो, मेरे साथ आओ, मैं तुम्हें अपने साथ लेकर जाऊंगा, फ्यूचर में तुम मेरे साथ रहोगी। तो वो उसे कहती है मैंने तुम्हें बताया ना कि मैं एक हाफ डीमन हूँ और साथ में मैं जिंक्स भी हूँ, यानी कि मेरी किस्मत बहुत ज्यादा खराब है और जिसके साथ भी रहती हूँ उसकी किस्मत भी खराब हो जाती है। जाओ उसे कहता है मैंने तुमसे पहले ही बात कही है कि मेरे पास भी डीमन ब्लड है, मेरी बॉडी के अंदर डीमन ब्लड है, इसी वजह से तुम्हें यहाँ पर बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है, मेरे साथ रहोगी, तुम्हें बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं। और तुम्हारे पास जो डीमन पावर्स है वो मुझे तो नुकसान नहीं पहुंचा सकती क्योंकि मैं तुमसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग हूँ। तो वो साथ ही रोना शुरू कर देती है और उसे कह दिया ठीक है मिस्टर जाओ, आज के बाद से मैं हमेशा तुम्हें फॉलो करूंगी, तुम जहाँ भी जाओगे मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगी। जाओ उसे कहता है चलो फिर ठीक है, लगता है कि हमारा मीट ग्रिल हो चुका है, चलो इसको खाते हैं। जैसे वो सामने देखते हैं तो मंकी फिर से वो सारा खा गया होता है। तो नेक्स्ट सीन जंगल के दूसरे एरिया का दिखाया जाता है जहाँ पर क्लाउड वन और उसके साथ फीचैंग होते हैं। वो दोनों भागते हुए जा रहे होते हैं, उनके पीछे अभी भी टाइगर टूथ मेंबर लगे होते हैं, वो उनका पीछा कर रहे होते हैं। क्लाउड कहता है ये गांगशी और इसके साथ साथ ये प्रिंसेस पॉलिस ये दोनों तो हमारे पीछे हाथ धोकर पड़ गए हैं, एक ना एक दिन मैं इन लोगों को बहुत ही बुरी तरह से पीटने वाला हूँ। फीचैंग उसे कहता है हमें अपनी स्ट्रेंथ को सेव करना होगा क्योंकि ये लोग आपस में मिले हुए हैं, इनके साथ टाइगर टूथ मेंबर्स हैं, वो सभी लोग हमारा पीछा कर रहे हैं, बहुत ही जल्दी हमारे तक पहुंच जाएंगे, हमें यहाँ पर इन्हें हमारे तक पहुंचने से रोकना होगा। तो क्लाउड से कहता हमें यहाँ पर पूरे 3 महीने लगे थे अपने लिए पॉइंट्स हासिल करने के लिए डीमन मटेरियल को इकट्ठा करने में। हमने यहाँ पर बहुत सारे डीमंस को मारकर उनके मटेरियल्स को इकट्ठा किया था, लेकिन इन कमीनों ने हमारे पास से सब कुछ छीन लिया, वो सारा कुछ इन लोगों ने हमसे ले लिया है। फीचैंग उसे कहता तो हम लोग वहाँ पर कर भी क्या सकते थे, हमें अपने वजन को थोड़ा कम करना था क्योंकि भागने के लिए अपनी पास चीजें छोड़ना पड़ी, हमें वहाँ पर अपनी चीजें छोड़कर आना पड़ा। ऊपर से हमने टाइगर टूथ ग्रुप के कुछ मेंबर्स को भी मार दिया है, वो लोग हमें ऐसे
ऐसे तो बिल्कुल भी नहीं छोड़ेंगे, वो हमारा पीछा करेंगे और हमें मार डालेंगे। उसी वक्त उन्हें पीछे से डीमंस के रोर करने की आवाज आती है। वो लोग पीछे की तरफ देखते हैं और कहते हैं लगता है कि ये लोग तो पागल कुत्तों की तरह हमारे पीछे हैं और ये हमारे करीब पहुंच आए हैं। फी चैंग कहता है लगता है कि हम लोग और ज्यादा नहीं भाग सकते, अब जबकि हम लोग इनसे और ज्यादा नहीं भाग सकते तो क्यों ना हम लोग यहीं पर रुककर इनसे फाइट करते हैं, और अगर मरना ही है तो फिर फाइट करते हुए यहाँ पर मरेंगे। तो ये दोनों यहीं पर रुक जाते हैं। इनके रुकने के बाद सामने की तरफ दिखाते हैं तो गैंगशी, उसके साथ प्रिंसेस पॉलिस और उसके साथ कमांडर सैंग होता है। ये तीनों ही काफी पावरफुल लोग हैं। गैंगशी कहता है तुम लोगों की स्पीड तो काफी ज्यादा तेज है, तुम लोगों ने बहुत ही अच्छा भागा, लेकिन अफसोस कि अब तुम सभी लोग यहीं पर मरने वाले हो। नेक्स्ट सीन हमारे जाओ का दिखाया जाता है। जाओ डीमंस को मार रहा था और कहता है अब सिर्फ 7 दिन बचे हैं, 7 दिन के बाद ये ट्रायल कंपटीशन खत्म होने वाला है और हमें 9 डीमन अबिस से बाहर जाना होगा। मेरे दोनों दोस्त कैसे होंगे? मुझे लगता है कि पहले जाकर उन दोनों को ढूंढना चाहिए। अब वहाँ पर खड़ा होता है तो मियू से कहती है मिस्टर जाओ प्लीज यहाँ पर आओ, मुझे लगता है कोई चीज इस तरफ आ रही है, कोई डीमंस आ रहे हैं। तो मंकी उसे कहता है ब्रो जहाँ सामने की तरफ देखो, यहाँ पर तो डीमन हॉर्सेस है और ये काफी ज्यादा है। जहाँ सामने की तरफ देखता है तो वहाँ पर बहुत सारे सफेद कलर के डीमन हॉर्सेस होते हैं। वो लोग छुपकर वहाँ से देखते हैं और कहते हैं ये तो वाकई में बहुत ज्यादा शानदार घोड़े हैं, मीडियम लेवल से भी अप लेवल के डीमंस होते हैं। मुझे लगता है कि इनमें से किसी एक घोड़े को पकड़ लेते हैं और उसके ऊपर बैठकर आगे बढ़ते हैं, क्योंकि ये बिल्कुल परफेक्ट रहेंगे हमारी सवारी के लिए। तो वहीं पर वो घोड़े क्या कर रहे होते हैं, वो घोड़े एक ब्लैक कलर के छोटे घोड़े को मार रहे होते हैं, क्योंकि उस घोड़े का साइज छोटा होता है और वो ब्लैक कलर का होता है। इसी वजह से बाकी के सारे घोड़े उसे बुली कर रहे होते हैं। तो बेचारा उन सभी से मार खा रहा होता है। तो कहता है यहाँ पर हो क्या रहा है? लगता है कि इस जंगल का लाभ बिल्कुल वैसा ही है, अगर आप कमजोर हो तो आपको भी बुली किया जाएगा, जिस तरह हमारी दुनिया में अगर हम लोग कमजोर हैं तो हमारे दूसरे पावरफुल लोग हमें बुली करते हैं। तो मीहू उसे कहती है ब्रदर जाओ, मुझे लगता है कि तुम्हें जाकर उसकी मदद करनी चाहिए, क्योंकि वो बिल्कुल हमारी तरह है, वो हमें हमारी तरह बिल्कुल उसे बुली कर रहे हैं, उसको बचाना चाहिए। जाओ उसे कहता हाँ क्यों नहीं, मैं इसको जाकर बचाता हूँ, और उठकर खड़ा हो जाता है और कहता है ये छोटा ब्लैक घोड़ा मुझे यहाँ पर फॉलो करने की कसम खाता है, तो फिर ठीक है मैं इसकी हेल्प करूंगा। तो जाओ सीधा उसके पास जाता है, बाकी के घोड़ों को भगा देता है और उसके पास जाकर उसे कहता है क्या तुम यहाँ पर स्ट्रॉन्ग बनना चाहते हो? क्या तुम स्ट्रॉन्ग बनकर इन सभी को हराना चाहते हो? मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, लेकिन बदले में तुम्हें मुझे फॉलो करना होगा। यहाँ पर तुम्हारे पास और कोई भी चॉइस नहीं है, अगर तुम मुझे फॉलो करोगे तो फिर मैं तुम्हें स्ट्रॉन्ग बना दूंगा, तुम इतने स्ट्रॉन्ग बन जाओगे कि तुम इन सभी लोगों को बुली कर सकते हो सकता है कि एक दिन तुम इन सारे के सारे घोड़ों का किंग बन जाओ, तुम्हें हॉर्सेस का डीमन किंग बना दूंगा। अपने पास एक पिल निकालता है और उस घोड़े को खिला देता है, वो घोड़ा इस पिल को खा लेता है और कहता है तुमने एक बहुत ही अच्छा डिसीजन लिया है, ठीक है तुम्हें पता है कि तुम्हें क्या करना है, क्योंकि तुमने इस पिल को खा लिया है तो अब फ्यूचर में तुम्हारी स्ट्रेंथ काफी ज्यादा बढ़ेगी। अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ। नेक्स्ट सीन में फिर से क्लाउड वन का दिखाया जाता है। क्लाउड वन चिल्लाकर कहता है गैंगशी क्या तुम्हें वाकई में लगता है कि तुम यहाँ पर मुझे मार सकते हो? तुम्हें इस बारे में नहीं पता कि मैं अकेडमी के वाइस प्रेसिडेंट मिस्टर लू का पर्सनल डिसाइपल हूँ, अगर तुमने मुझे मार दिया तो वो तुमसे इस बात का बदला लेंगे। गैंगशी आगे हंसना शुरू कर देता है और कहता है बेवकूफ कहेंगे, क्या तुम्हें पता भी है कि हम लोग कौन सी जगह के ऊपर हैं? इस जगह के ऊपर अगर तो प्रेसिडेंट का अपना स्टूडेंट भी यहाँ पर होगा, अगर वो भी यहाँ पर मारा जाए तो इस बात से फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि सभी लोगों को पता है कि नो डीमन एबिस में फ्रेंड्स का मरना आम सी बात है, यहाँ पर इसके ऊपर ज्यादा रिएक्ट नहीं किया जाता। फिर जल्दी से अपना बाला निकालता और कहता है क्लाउड तुम्हें यहाँ पर इनसे बात नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये लोग हमारी बात को नहीं सुनेंगे। इन लोगों ने फैसला कर लिया है कि ये हमें मारना चाहते हैं, तो फिर चलो जल्दी से इनके ऊपर अटैक करते हैं, इसकी इंसर्कलमेंट को यहाँ पर तोड़ते हैं और आगे बढ़ते हैं। चैंग कहता है मैं कसम उठाता हूँ कि एक ना एक दिन मैं तुम्हारे इस टाइगर टूथ ग्रुप को कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय कर दूंगा, तुम में से किसी एक को भी नहीं छोड़ूंगा। जैसे वो अपने बाले के साथ अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है तो उनमें से एक लड़का जल्दी से आगे बढ़ता है और उसे कहता है हाँ तुम काफी ज्यादा बहादुर हो, लेकिन तुम हमसे फाइट करने के लायक नहीं हो। हमारे फी के ऊपर अटैक करता है, जबकि फी अपने बाले के साथ उसके ऊपर अटैक करता है। वो उसके अटैक को ब्लॉक करते हुए साथ ही अपने बाले के डंडे के साथ उसके ऊपर अटैक करता है और उस बेचारे की मुंडी तोड़ देता है। इससे वो लड़का उठता हुआ काफी दूर जाकर गिरता है। उसके बाद हमारा फी अपने बाले को घुमाते हुए उसकी गर्दन काट देता है, जिससे उसकी तलवार भी कट जाती है और गर्दन भी। फी चैंग ने यहाँ पर उनमें से एक को मार दिया और उसके बाद उनके सामने सीना तान कर खड़ा हो जाता है। बाकी के सभी लोग जल्दी से भागते हुए उनके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं। कमांडर सैंग चिल्लाकर कहता है फी चैंग और वांग तुम दोनों ने यहाँ पर अच्छा नहीं किया, तुमने हमारे डीमन हंटिंग ग्रुप के लोगों को मारा है, अब तुम लोग नहीं बचोगे। अपने साथियों से कहते हैं चलो जल्दी से आगे बढ़ो और इन दोनों को मार डालो। तो फी चैंग गैंगशी से कहता है गैंगशी मेरी एक बात को याद रखना, अगर तुमने हमें यहाँ पर मार डाला तो हमारा भाई जाओ यहाँ पर तुमसे इस बात का बदला जरूर लेगा, वो तुम्हें ढूंढ कर मार डालेगा। अभी भी तुम्हारे पास टाइम है, यहाँ से वापस चले जाओ। गैंगशी उनसे कहता है यहाँ पर हमारा तुम्हारे साथ कोई भी झगड़ा नहीं है, ये सब कुछ तुम्हारे इस ब्रो की वजह से हो रहा है। अगर तुम्हारा ब्रो जाओ हमसे पंगा नहीं लेता तो फिर यहाँ पर ये सब कुछ बिल्कुल भी नहीं होता। आज उसकी वजह से तुम दोनों मरने वाले हो। मरने के बाद दूसरी दुनिया में जाकर अपने उस ब्रो को थैंक यू जरूर बोलना की वजह से तुम लोग यहाँ पर मारे गए हो। क्लाउड वन कहता है अगर मुझे यहाँ पर मरना ही है तो फिर मैं ऐसे तो बिल्कुल भी नहीं मरूंगा। वो अपनी पावर्स को रिलीज करता है और कहता है मैं तुम में से काफी सारों को अपने साथ लेकर जाऊंगा। उसी वक्त एक लड़का उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, तो क्लाउड अपनी दोनों तलवारों को लेकर जल्दी से आगे बढ़ता है और उसके ऊपर अटैक करता है और उस लड़के को काट देता है। दूसरी तरफ एक लड़का खड़ा होता है, हमारा फी चैंग आगे बढ़ता है, अपने बाले को उसकी बॉडी के अंदर दंसाकर उस लड़के को भी मार देता है। वो इन्होंने 2 और मेंबर को भी मार दिया है। फी चैंग क्लाउड से कहता है क्लाउड चलो जल्दी से मिलकर आगे बढ़ो और इनको मारते हुए आगे बढ़ते हैं। तो वहाँ पर बहुत सारे लोग होते हैं, वो काफी
काफी ज्यादा होते हैं, लेकिन ये दोनों भी काफी ज्यादा अच्छे से फाइट कर रहे होते हैं। कमांडर सैंग वहाँ पर खड़ा ये सब कुछ देख रहा होता है और उसे काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है। तो उसके दो मेंबर्स उड़ते हुए उसके पास आकर गिरते हैं, तो इस बात से कमांडर सैंग बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और कहता है लगता है कि मुझे इनको मारना होगा, और वो जल्दी से जंप करते हुए अरीना में उतर आता है। वो अपने लाइन के ऊपर से जल्दी से जंप करते हुए अरीना में उतरता है। तो पहले वो क्लाउड वन के ऊपर अटैक करता है। क्लाउड जो कि वहाँ पर बाकी सभी के ऊपर अटैक कर रहा है, वो दूसरी तरफ मुंह करके खड़ा होता है। कमांडर सैंग उसकी पीठ में जाकर एक जबरदस्त पंच मारता है, जिससे वो बेचारा सामने वाले पेड़ के साथ जाकर टकराता है। उसका अटैक काफी ज्यादा पावरफुल होता है। उसी वक्त से पीछे से हमारा दूसरा फीचेंग भागता हुआ आता है, अपने भाले के साथ उसके ऊपर अटैक करने लगता है। कमांडर सैंग उसकी तरफ देखता है और कहता है तुम्हें क्या लगता है एक फायरफ्लाई की लाइट मून के सामने टिक सकती है? एक फायरफ्लाई की लाइट बहुत ज्यादा कम होती है, वो कभी भी चांद के सामने नहीं टिक सकती। फीचेंग अपने भाले को घुमाते हुए बड़ी पावर के साथ सैंग के ऊपर अटैक करता है, लेकिन सैंग अपने एक ही हाथ के साथ उसके भाले को पकड़ लेता है, क्योंकि सैंग की पावर उससे ज्यादा है। इसी वजह से सैंग अपने पंच में अपनी पावर्स को रिलीज करता है। फीचेंग की चेस्ट में भी एक जबरदस्त पंच मारता है, तो फीचेंग भी उड़ता हुआ पीछे जाकर एक पत्थर के साथ टकराता है। तो दोनों ही बहुत ज्यादा जख्मी हो जाते हैं और वहीं पर गिरकर बेहोश हो जाते हैं। तो कैंगशी कहता है ये बंदा तो वाकई में बहुत ज्यादा पावरफुल है, हमारा कमांडर इस वक्त टॉप लेवल का जान जनरल है, इसी वजह से इसकी स्ट्रेंथ बाकी सभी से ज्यादा है। कैंगशी उसे कहता है सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया मिस्टर सैंग, आपने यहाँ पर मेरी बहुत ज्यादा हेल्प कर दी, अगर आप यहाँ पर नहीं होते तो हम लोग इन दोनों रॉक को नहीं पकड़ सकते थे। कमांडर सैंग उसे कहता है अच्छा ठीक है, अब तुम्हें ज्यादा तारीफ करने की जरूरत नहीं है, अब तुम्हें बाकी सब कुछ खुद ही संभालना होगा, इनको मारना है तो मार डालो, रखना है तो रख लो। यहीं पर प्रिंसेस पॉलिस आगे बढ़ती है। प्रिंसेस पॉलिस आगे बढ़ती है और जाकर हमारे क्लाउड के सर के ऊपर अपना पाँव रखते हुए कहती है अब तुम्हें बताओ क्या भी तुम मेरे सामने इतनी ज्यादा एरोगेंटली बिहेव करोगे? उस वक्त तुम क्या कह रहे थे कि मैं बदसूरत हूँ और मेरे साथ वाली लड़की खूबसूरत है, पता चलेगा कि मुझे ऑफेंड करने का मतलब क्या होता है। वो अपने पाँव के साथ हमारे क्लाउड के सर को नीचे की तरफ दबा रही होती है। क्लाउड से कहता है मुझे मार डालो, मुझे यहाँ पर इस तरह बेइज्जत मत करो। तो प्रिंसेस पॉलिस से कहती है तुम्हें लगता है कि मैं यहाँ पर तुम्हें इतनी आसानी से मार डालूंगी? हाँ क्यों नहीं, मैं तुम्हें मार डालूंगी, लेकिन पहले तुम्हें यहाँ पर मेरे जूतों को चाटना होगा। अगर तुम मेरे जूतों को अपनी ज़बान से चाटते हो तो फिर मैं तुम्हें बड़ी आसान मौत दूंगी, ना मैं यहाँ पर तुम्हें इसी तरह जलील करूंगी। हमारा क्लाउड से कहता है तुम अपनी बकवास बंद करो, तुम अपनी सारी जिंदगी में मुझसे कभी भी कोई बात नहीं मनवा सकती, तुम्हारी जैसी औरत तो बहुत ज्यादा घटिया औरत है और मैं तुम्हारी बात नहीं मानूंगा। कैंगशी जल्दी से आगे बढ़ता है और हमारे क्लाउड को एक जबरदस्त किक मारता है, जिससे हमारा क्लाउड लड़ता हुआ काफी आगे तक गिरता है। उसे कहते हैं तुम तो वाकई में बहुत ज्यादा स्टबर्न हो, चलो फिर ठीक है देखते हैं कब तुम लोग कब तक यहाँ पर अपना मुंह बंद रखते हो और हमसे माफी की भीख नहीं मांगते कि मांगते हो। साथ ही वो उन्हें वहाँ पर उनके पाँव के पास रस्सी बांधते हैं और साथ ही उन्हें पेड़ के ऊपर उल्टा टांग देते हैं और कहते हैं चलो जल्दी से इनको उल्टा टांग दो, और वो उन दोनों को वहाँ पर उल्टा टांग देते हैं और कहते हैं अब देखते हैं कि तुम लोग डीमन से कैसे बचते हो। पुलिस काफी ज्यादा खुश होती है और कहती है मैं तो यहाँ पर बहुत ज्यादा खुश हूँ कि बहुत ही जल्दी यहाँ पर कोई ना कोई डीमन आएगा और इनको नीचे से नोच नोच कर मार डालेगा। तो कभी यहीं पर खड़े होते हैं कि उसी वक्त उनके पीछे जबरदस्त फायर अटैक होता है और उनके पीछे जो दो लड़के होते हैं वो लोग फायर में जलकर मर जाते हैं। पुलिस भी बहुत ज्यादा घबरा जाती है, वो पीछे की तरफ देखती है और कहती है यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर पीछे फायर कैसे लगी हुई है। जैसे पीछे की तरफ घूमती है तो वहाँ पर हमारा मंकी किंग आ चुका है। मंकी किंग अपनी पावर्स को रिलीज करते हुए उनके पास अटैक कर रहा होता है। कैंगशी जल्दी से पुलिस को पीछे की तरफ हटाता है और कहता है हमें जल्दी से पीछे हटना होगा, लगता है कि यहाँ पर बहुत ज्यादा फायर वाला को मॉन्स्टर आया है, ये तो बहुत ज्यादा पावरफुल लगता है। किंग बड़ी स्पीड के साथ वहाँ पर आगे बढ़ता है और उन दोनों की रस्सियों को काट देता है और उन दोनों को नीचे की तरफ गिरा देता है। वो लोग ऊपर से नीचे की तरफ गिरते हैं तो हमारा जाओ अपने क्लाउड को पकड़ लेता है, जबकि फीचेंग मंकी के ऊपर गिरता है। लोग उसे देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और कहते हैं फाइनली ब्रो तुम आ ही गए, हमें बहुत ज्यादा खुशी है कि तुम अभी तक जिंदा हो। तो जाओ मीहू से कहता है मीहू क्या तुम मेरे दोनों ब्रदर्स का ख्याल रखोगी, मैं यहाँ पर इन लोगों से निमट लूँ। जाओ उन लोगों की तरफ देखता और गुस्से के साथ उन लोगों से कहता अब तुम में से कोई भी जिंदा नहीं बचेगा, मैं तुम सभी को मार डालूंगा। प्रिंसेस पॉलिस बहुत ज्यादा घबरा जाती है, जबकि कैंगशी अपनी तलवार निकालता और कहता है शाओजुई ये तो बहुत अच्छी बात है कि तुम यहाँ पर टाइम पर पहुँच आए हो, यहाँ पर हम लोग तुम्हें मारने के लिए आए थे और आज हम लोग तुम्हें मार कर ही जाएंगे। तुम्हारा शाओ भी अपनी पावर्स को रिलीज करते हुए कहता है क्या तुम्हें वाकई में लगता है कि तुम इतने ज्यादा क्वालिफाइड हो कि तुम यहाँ पर मुझे मार सको? तो क्लाउड हमारे शाओ से कहता है ब्रदर प्लीज यहाँ से निकल जाओ, हमें यहीं पर छोड़ो, तुम यहाँ से चले जाओ, ये लोग बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, ये तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। फीचेंग भी उसे कहता है हाँ ब्रदर क्लाउड ने बिल्कुल ठीक है, तुम्हें यहाँ से निकलना होगा, इस लड़की और अपने मंकी को लेकर यहाँ से चले जाओ, यहाँ पर बहुत सारे हंटिंग टाइगर ग्रुप के लोग हैं, ये सभी लोग तुम्हें नहीं छोड़ेंगे, तुम स्ट्रॉन्ग हो जाओ, उसके बाद तुम हमारी मौत का बदला ले लेना। तो जाओ उनसे कहता है तुम्हें बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है, ये तो मेरे सामने कुछ भी नहीं है, मैं इन सभी को बड़ी आसानी से मार सकता हूँ। लेकिन मुझे एक बात की समझ नहीं आ रही कि मैंने यहाँ पर टाइगर टीथ ग्रुप वालों को कब ऑफेंड किया, आखिर टाइगर टीथ ग्रुप वाले मेरे पीछे क्यों पड़े हुए हैं। कैंगशी उसे कहता है यहाँ पर मैं तुम्हारे सवाल का जवाब दूंगा, लेकिन अभी नहीं, तुम्हारे मरने के बाद, क्योंकि अभी तुम यहाँ पर मरने वाले हो तो फिर तुम इसको जानने के बाद क्या करोगे। साथ ही वो अपने साथियों से कहता है चलो जल्दी से आगे बढ़ो, इसे मार डालो। तो दो लड़के अपनी तलवारें लेकर बड़ी स्पीड से घूमते हुए आगे बढ़ते हैं, वो दोनों जंप करते हैं, हमारे जाओ के ऊपर अटैक करते हैं, लेकिन हमारा जाओ वहीं पर से घूमकर एक वाले को अपनी कोहनी मारता है, दूसरे वाले को घुटना मारता है और उन दोनों को वहाँ पर अटैक करके एक ही एक अटैक में मार देता है। उसे कहता है तुम यहाँ पर क्या कह रहे थे कि कौन यहाँ पर मरने वाला है। कैंगशी चिल्लाकर अपने लोगों से कहता है तुम सभी लोग खड़े इंतजार किसका कर रहे हो, चलो जल्दी से आगे बढ़ो, इस लड़के को मिलकर मार डालो। तो जाओ भी कहता है हाँ क्यों नहीं, चलो जल्दी से
मुझसे मिलकर आ जाओ, मेरे पास भी ज्यादा टाइम नहीं है। तो यहीं पर कमांडर काई चैन लैंग भी पहुंच जाता है। वो दूर से उसे कहता है जंग कमांडर तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, काई चैन लैंग यहाँ पर आ चुका है। गैंगशी भी काफी ज्यादा खुश हो जाता है, कहता है काई चैन लैंग ये तो बहुत अच्छी बात है कि तुम यहाँ पर आ गए हो। तो हमारा जाओ बड़ी स्पीड से भागते हुए इसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, जबकि काई चैन लैंग भी अपने वुल्फ के ऊपर से जंप करता है। उसके पास उसके 2 नाइव्स होते हैं, वो दोनों नाइव्स के साथ जाओ के ऊपर अटैक कर रहा होता है। वो उसके ऊपर अपने नाइव्स को घुमाते हुए अटैक करता है, तो जाओ उसके अटैक को अवॉइड कर लेता है, लेकिन अपने पंच को रेडी करता है। वो अपने पंच में अपनी पावर्स को रेडी करने के बाद से पंच मारने लगा है। ये देखकर तो काई चैन लैंग भी बहुत ज्यादा घबरा जाता है। वो कहता है ऐसा कैसे हो सकता है, इस लड़के का लेवल कम है लेकिन इसकी पावर एक टॉप लेवल के जनरल से भी ज्यादा लग रही है। इस बेचारे के पास हवा में डॉज करने का मौका भी नहीं होता है। जाओ उसे एक जबरदस्त कोनी मारता है, जिसकी वजह से उस बेचारे की पसलियां टूट जाती हैं, उसके मुंह से ब्लड निकलता है और वो उड़ता हुआ पीछे वाले पेड़ के साथ जाकर टकराता है, वहीं पर गिरकर मर जाता है। इसके साथ साथ गैंगशी भी होता है। वो दोनों क्योंकि उड़ते हुए पीछे वाले पेड़ से टकराते हैं, तो गैंगशी वहीं पर बेहोश होने वाला होता है। उसकी हालत काफी खराब होती है। पुलिस बहुत ज्यादा घबरा जाती है और कहती है अब मैं यहाँ पर क्या करूँ। गैंगशी कहता है अगर मेरा कजिन यहाँ पर आ गया तो वो तुम्हें नहीं छोड़ेगा। क्लाउड और फी चैंगशी देखकर बहुत ज्यादा हैरान होते हैं। क्लाउड कहता है ऐसा कैसे हो सकता है, हमारा दोस्त इतना ज्यादा पावरफुल कैसे हो गया। फी चैंग उसे कहता है क्लाउड यहाँ पर तुमने भी तो ब्रेक थ्रू किया है, तो तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि ब्रदर्स यहाँ पर अपनी पावर को इंक्रीज नहीं कर सकता। उसकी पावर भी इंक्रीज हुई है। गैंगशी वहाँ पर बैठा उनको धमकी दे रहा होता है कि उसका कजन इनको नहीं छोड़ेगा। तो वहाँ पर कमांडर सैंग आता है। कमांडर सैंग गैंगशी को उठाता है और बड़ी स्पीड से वहाँ से भागने शुरू करता है और कहता है चलो यहाँ से निकलते हैं, फिर किसी दिन इनसे निपटेंगे। गैंगशी अभी भी चिल्लाकर उसे कहता है अगर मेरा कजिन यहाँ पर होता तो वो तुम्हें मार देता, अभी तक तुम मर चुके होते। और उसकी तरफ देखता और कहता है तुम लोगों को क्या लगता है कि तुम लोग यहाँ से भागकर जा सकते हो। वो अपने मंकी से कहता है 6 ईयर जाओ इन दोनों को पकड़ कर लाओ। मंकी बड़ी स्पीड से उनको पकड़ने के लिए वहाँ से निकल जाता है। उसके वहाँ चले जाने के बाद हमारा शाह आगे बढ़ता है और अपने दोनों भाइयों से कहता है प्लीज मुझे माफ करना, ये सारी की सारी मेरी गलती है, मेरी वजह से तुम्हें यहाँ पर सफर करना पड़ा। फिर साथ ही वो मी से कहता है मी यहाँ पर आओ, जहाँ पर आकर जरा इनकी इंजरीज को चेक करो, इनको कोई गहरी चोट तो नहीं आई। वो दोनों वहाँ पर उसकी तरफ देखते हैं तो क्लाउड तो आपको पहले से पता है कि वो ठर गया। वो उसे देखते ही लाटअप करना शुरू कर देता है कि ये लड़की तो बहुत ज्यादा खूबसूरत है। उसे कहती है ठीक है मिस्टर जाओ मैं आकर इनको देखती हूँ। तो हमारा जाओ उन दोनों के सर में पंच मारता और कहता है तुम दोनों इस लड़की को देखकर क्या सोच रहे हो, इसके बारे में कुछ भी गंदा मत सोचना, आज के बाद से ये भी हमारी फ्रेंड है। फी चैंग उसे थम्स अप करते हुए कहता है ब्रो तुम तो बहुत ज्यादा ऑसम हो। पर क्लाउड लड़कियों के बारे में हमेशा सपने देखता रहता है, लेकिन उसके सारे सपनों को तो तुम पूरे कर रहे हो। जाओ उनसे कहता है हाँ मुझे पता है कि इसका सपना क्या है, हमारे स्कूल में जितने भी खूबसूरत लड़कियां हैं उन सभी का पीछा करना। चलो अब जल्दी से अपने जख्मों को हील करवाओ क्योंकि मंकी वापस आने वाला होगा। पीछे की तरफ देखता है तो मंकी वहाँ पर पहुंच जाता है। मंकी उसे कहता है ब्रो मैं वापस आ गया। तो मंकी अपने साथ गैंगशी और उसके साथ इस पुलिस को पकड़कर लेकर आता है। वो उन दोनों को लाकर वहाँ पर फेंक देता है। जाओ उसे कहता है वो तीसरे वाला कहाँ पर है जो कि ज्यादा स्ट्रॉन्ग था। उसे कहता है जरा मुझे सोचने दो, मैंने वहाँ पर जाकर अटैक किया था, जंगल में आग लग गई, मुझे लगता है कि वो तीसरे वाला वहाँ पर जलकर मर गया होगा, उसे मैं नहीं ला पाया। जाओ उसे कहता है अच्छा ठीक है चलो हमें वैसे भी यही दोनों चाहिए थे। हमारा क्लाउड प्रिंसेस पुलिस के सामने आकर खड़ा हो जाता है और कहता है तुमने इस बारे में तो बिल्कुल भी नहीं सोचा होगा, अब तुम्हारी बारी है, अब देखना तुम यहाँ पर क्या करती हो। गैंगशी यहाँ पर उन्हें अपनी गैंग के बारे में बताता है और यहाँ पर उसे धमकी देते हुए कहता है तुम्हें यहाँ पर मुझे जाने देना होगा, मैं टाइगर टू डीमन हंटिंग वॉरियर्स का ग्रुप लीडर हूँ और मेरे फादर के पास नेट जॉन किंग के पावर्स हैं। अगर मेरे फादर को इस बारे में पता चल गया कि तुम लोगों ने मुझे मारा है तो वो तुम्हारी पूरी की पूरी फैमिली को मार डालेंगे। प्रिंसेस पुलिस उसे अपने बारे में बताती है और कहती है मैं पर्सिया डायनेस्टी की प्रिंसेस हूँ, मेरे भाई को अगर पता चला कि तुमने मुझे मारा है तो फिर वो तुम्हें नहीं जाने देगा। जाओ आगे बढ़ता है, सबसे पहले गैंगशी की टांग के ऊपर अपना पाँव मारते हुए उसकी टांग को तोड़ देता है, जिससे वो वहीं पर जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर देता है। जाओ उनसे कहता है तुम लोगों के टाइटल्स तो वाकई में काफी ज्यादा अच्छे हैं, एक टाइगर डीमन हंटिंग ग्रुप का लीडर है जबकि दूसरी डायनेस्टी ऑफ पर्सिया की प्रिंसेस है, और तुम्हें लगता है कि तुम्हारे टाइटल्स यहाँ पर तुम्हें बचा सकते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला। चाहे तुम लोग यहाँ पर डायनेस्टी के एम्परर ही क्यों ना होते, तुमने मेरे दोस्तों को यहाँ पर जख्मी किया है, मेरे ब्रदर्स के ऊपर अटैक किया है, इसी वजह से अब तुम लोग यहीं पर मरने वाले हो। शाह उन दोनों से कहता है क्लाउड फी मुझे ये बताओ कि क्या तुम लोग इनके साथ कुछ करना चाहते हो, इससे पहले कि मैं इन दोनों को मार डालूं, क्या तुम लोग इनके साथ कुछ करना चाहोगे। फी चैंग उसे कहता है इन लोगों ने हमारे साथ जो कुछ भी किया है इन लोगों के साथ बिल्कुल वैसे ही होना चाहिए, ये लोग हमें उल्टा लटकाने वाले थे। तो प्रिंसेस पुलिस उसे कहती है प्लीज मुझे जाने दो, मैं शाम पर तुमसे वादा करती हूँ अगर तुम मुझे जाने देती हो तो फिर मैं तुम्हें वो सब कुछ दूंगी जो तुम्हारे पास नहीं है, कंपनसेशन के तौर पर तुम्हें सब कुछ देने को तैयार हूँ। हमारा शाह कहता है नहीं अब तो बहुत ज्यादा देर हो चुकी है। वो प्रिंसेस पुलिस से कहता है बहुत ज्यादा देर हो चुकी है। वो अपने दोस्तों से कहता है चलो जल्दी से इनको यहाँ पर पेड़ के साथ उल्टा लटका दो। तो प्रिंसेस पुलिस बहुत ज्यादा रोना शुरू कर देती है। वो शाह के पैर पकड़ लेती है, रोते हुए से कहती है प्लीज मुझे जाने दो, अगर तुम मुझे जाने देते हो फिर मैं तुम्हें अपना हस्बैंड बनने दूंगी, तुम मुझसे शादी कर सकती हो। तो गैंगशी की बात सुनने के बाद हैरान होता है। वो सोच रहा होता है अगर इसने इसको ये वाली ऑफर दिया और इसने इस बात को मान लिया तो हो सकता है वो इस प्रिंसेस पुलिस को छोड़ दे, मुझे भी यहाँ पर इसे कोई ऑफर देना होगी। अरे जाओ से कहता है शाओशुई क्या तुम इस बारे में जानना नहीं चाहते कि हम लोग तुम्हारा पीछा क्यों कर रहे थे, किसने हमें ऑर्डर्स दिए थे तुम्हें मारने के, तुम मुझसे वादा करोगे तुम मुझे नहीं मारोगे, मेरी जान बख्श दोगे तो मैं तुम्हें बताने को तैयार हूँ किसने हमें ऑर्डर्स दिए थे। और उसकी बात सुनने के बाद पीछे की तरफ मुड़ता है और कहता है
तुम्हारे कहने का मतलब यह है कि किसी और ने तुम्हें ऑर्डर्स दिए थे, तुम लोग यहाँ पर अपनी मर्जी से मुझे मारने के लिए नहीं आए थे। गैंगशी से कहता है मेरा तुम्हारे साथ कोई भी झगड़ा नहीं है, तो फिर मैं तुम्हें मारने के लिए यहाँ पर क्यों आऊंगा, क्योंकि तुमने कभी टाइगर टूथ ग्रुप को वालों को ऑफेंड तो नहीं किया, इसी वजह से यहाँ पर किसी ने ऑर्डर्स दिए थे, हमें किसी ने पैसे दिए थे तुम्हें मारने के लिए, इसी वजह से हम लोग ये सब कुछ कर रहे हैं। अगर तुम मेरी जान बख्श देते हो तो मैं तुम्हें बताने को तैयार हूँ किसने हमें ऑर्डर्स दिए थे। अगर तुम यहाँ पर मुझे मार डालोगे तो तुम्हें जिंदगी में कभी भी इस बारे में पता नहीं चल सकेगा कि किसने ये सब कुछ किया था, और इंपीरियल सिटी में वापस जाने के बाद भी तुम्हारा पीछा नहीं छूटेगा, वो लोग हमेशा तुम्हारे पीछे रहेंगे। नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे क्या हमारा जाओ इसकी जान बख्श देगा, क्योंकि वो इसे बताएगा किसने इसे मारने की सिफारिश दी थी। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दे। शुक्रिया।